आज के लेक्चर वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 25 में हम लोग कैपेसिटर को स्टडी करने वाले हैं। कैपेसिटर चैप्टर 2 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। चैप्टर 2 के इस कैपेसिटर वाले टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से क्वेश्चंस पूछा जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के इतिहास में कोई भी ऐसा साल ना रहा होगा जिस साल कैपेसिटर टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे रेलवे, एसएससी या छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी कैपेसिटर टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। और व्यवहारिक नॉलेज की दृष्टि से भी कैपेसिटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारे दैनिक जीवन में या रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे टफ कार्य होते हैं जिसे कैपेसिटर की सहायता से आसान बनाया जाता है। यानी कैपेसिटर हमारे जीवन में बहुत सारे टफ कार्य को आसान बनाने का काम करता है। इस कैपेसिटर का उपयोग बहुत सारे जगह हम लोग करते हैं। आपने सुना होगा, फैन में करते हैं, पंखा में करते हैं, पीसीबी किट में करते हैं, मोबाइल के कैमरा में करते हैं और बहुत सारे जगह हम लोग कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। तो आज हम लोग इसी कैपेसिटर के बारे में स्टडी करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लेक्चर वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि यदि आज के लेक्चर वीडियो को यदि आप शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक नहीं देखिएगा तो फिर आने वाले 10 लेक्चर वीडियो में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आने वाली जो 10 लेक्चर वीडियो होगी वो आज के लेक्चर वीडियो से रिलेटेड होगी, आज के लेक्चर वीडियो पर आधारित होगी। तो आज के लेक्चर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा और मैं आपको भरोसा देता हूं 100% कि यदि आप ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक देखते हैं तो कैपेसिटर सदा के लिए, हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। केवल आपको सुनना है आज का लेक्चर और देखना है। आज मैं लिखाने वाला बहुत कम हूं, लेक्चराइज करना है, कैपेसिटर के सिद्धांत को समझना है, कैपेसिटर को बारीकी से स्टडी करना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कैपेसिटर। तो देखिए, तो हमें अपनी जिंदगी को जीने के लिए क्या चाहिए? आंसर है, हमें अपनी जिंदगी को जीने के लिए 2 चीजें चाहिए। पहले तो हमें एनर्जी चाहिए और दूसरा मटेरियल चाहिए। ये देखिए, ये 2 चीजें चाहिए हमें अपने जीवन को प्रोसीड करने के लिए। एनर्जी में हमें लाइट चाहिए, हीट चाहिए। उसी तरह मटेरियल में हमें वाटर चाहिए, फायर चाहिए, आग चाहिए, हवा चाहिए। तो हमें अपनी जिंदगी को जीने के लिए 2 चीजें चाहिए, एनर्जी और मटेरियल चाहिए। लेकिन एनर्जी और मटेरियल में जो एक चीज कॉमन है और वो कॉमन चीज हमें चाहिए ही चाहिए, एंड दैट थिंग्स इज स्टोरेज। ये देखिए, स्टोरेज को हिंदी में बोलेंगे भंडारण या संचयन आप बोल सकते हैं। तो हमें स्टोरेज भी चाहिए। स्टोरेज यानी चीजों को स्टोर करना, संचित करना। जैसे वी वांट टू स्टोर द वाटर, जैसे हम पानी को स्टोर करना चाहते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं। अब सवाल यह आता है कि हम चीजों को या फिर पानी को स्टोर करना क्यों चाहते हैं, चीजों को स्टोर करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो सुनिए, हम पानी को स्टोर करते हैं। क्यों स्टोर करते हैं? क्योंकि चीजों की उपलब्धता का समय कुछ और हो सकता है और हमारी जरूरत का समय कुछ और हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि वाटर सप्लाई बोर्ड से आपके घर के नल में 6 बजे सुबह में और 6 बजे शाम में पानी आता है। अब हमें उस पानी की जरूरत 10 बजे दिन में पड़ गया। क्यों? क्योंकि हमने 10 बजे दिन को स्नान करनी है, हमने 10 बजे दिन को कपड़ा साफ करनी है। तो हम नल के पास गए, नल का स्विच ऑन किए, पानी ही नहीं है। क्यों पानी नहीं है? क्योंकि वाटर सप्लाई बोर्ड वाले पानी कब भेजता है? 6 बजे सुबह में ही भेजता है। 10 बजे हमने नल को ऑन किया, पानी नहीं है, अब हम स्नान कैसे करेंगे?
कपड़े कैसे साफ करेंगे? तो इसका एक उपाय है, और वो उपाय क्या है? स्टोरेज। हम किसके पास जाते हैं? स्टोरेज के पास जाते हैं। जब सुबह में 6 बजे हमारे नल में पानी आ रहा था, तो उस समय हमने क्या किया, एक बहुत बड़ा टब या बकेट लेकर यहां पर हमने लगा दिया। ये देखिए, बहुत बड़ा बकेट लेकर हमने यहां पर लगा दिया, और इस बकेट में, इस टब में हमने वाटर को स्टोर कर लिया। वाटर को स्टोर कर लिया। अब ये स्टोरेज हो गया। किसका स्टोरेज? वाटर का स्टोरेज हो गया। स्टोर करके घर में हमने रख लिया। अब 10 बजे हमने स्नान कर दिया, इससे पानी, स्टोरेज से पानी निकाला और स्नान कर लिया। 10 बजे हमने कपड़ा साफ कर दिया, तो इस स्टोरेज से पानी निकाला और कपड़ा साफ कर लिया। अब बताइए कि स्टोरेज महत्वपूर्ण है कि नहीं है? क्यों स्टोरेज महत्वपूर्ण है? क्योंकि चीजों की उपलब्धता का समय कुछ और हो सकता है, और हमारी जरूरत का समय कुछ और हो सकता है। जैसे पानी की उपलब्धता का समय यहां पर क्या था? 6 बजे सुबह, और हमारी जरूरत कितनी थी? 10 बजे थी। तो ये चीजें कौन सॉल्व करता है? इन चीजों को कौन सॉल्व करेगा? आंसर स्टोरेज सॉल्व करेगा। यदि आप स्टोर करके रखेंगे, तो फिर उस स्टोर से जब चाहिए, जितना चाहिए आप उपयोग कर सकते हैं। एट ए टाइम, उसी समय आप उपयोग कर सकते हैं। सो स्टोरेज इज वेरी वंडरफुल फेनोमेना इन आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में ये जो स्टोरेज होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फेनोमेनन होता है। ओके, अब यहां पर एक चीज और, यहां पर 2 चीज, एक नल है और एक यहां पर ये देखिए, ये स्टोरेज, ये बकेट है। नल को हम लोग बोलेंगे सोर्स, और ये जो बकेट में पानी है इसको बोलेंगे स्टोरेज। सोर्स का मतलब जो उसी समय पानी बनाता है, उसी समय मटेरियल्स बनाता है। तो नल हमारा पानी का सोर्स हो गया, लेकिन ये जो बकेट में पानी है दैट इज स्टोरेज। तो हमने सोर्स, हमें काम नहीं आया, हमें कौन काम आया? स्टोरेज काम आया। सो स्टोरेज इज वेरी वंडरफुल फेनोमेना। तो स्टोरेज का एक खासियत अभी नजर आ गया। देखिए, चीजों को सुनते जाइए, क्योंकि यहीं से हम लोग लिंक करते चले जाएंगे चीजों को और अपने टॉपिक पर पहुंच जाएंगे। तो स्टोरेज की एक खासियत क्या हो गई? स्टोरेज की एक खासियत हो गई कि इससे हम जब चाहे, जितना चाहे चीजों को निकालकर उपयोग कर सकते हैं। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ स्टोरेज। ये स्टोरेज का खासियत है। ओके, और आगे इस टॉपिक को थोड़ा सा बढ़ाइए। अब पहले जमाने में हम लोग क्या करते थे? ये अनाज को स्टोर करते थे, अनाज को स्टोर करते थे, गेहूं, मक्का, चावल, इन चीजों को स्टोर करते थे। क्या हमने चीजों के अलावा एनर्जी को स्टोर करना सीखा है? जिस तरह हम पानी को स्टोर करते हैं, जिस तरह हम लोग ये चावल, गेहूं को स्टोर करते हैं, क्या उसी तरह हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं? तो आज से 60-70 साल पहले इसका जवाब था नहीं। आज से 60-70 साल पहले हम चावल, गेहूं, पानी वगैरह को स्टोर कर सकते थे, लेकिन आज से 60-70 साल पहले हमारे पास इतना नॉलेज नहीं था कि हम एनर्जी को स्टोर कर सके। तो एनर्जी को स्टोर करने का तरीका हमारे पास नहीं है, लेकिन आज इसका जवाब है कि यस, वी कैन स्टोर द एनर्जी। आज हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, और ये बहुत ही वंडरफुल फेनोमेना है। एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। अब यहां जो मैं एनर्जी की चर्चा कर रहा हूं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को हम स्टोर कैसे करेंगे? बाल्टी में स्टोर करेंगे, कोठी में स्टोर करेंगे, ड्रम में स्टोर करेंगे? नहीं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को, विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम कंडक्टर, चालक में स्टोर करेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर, चालक, इस कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है।
देखिए, विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? जैसे हमने पानी को संचित करना है तो बकेट में हमने क्या रखा? पानी को डाला। ओके, उसी तरह हमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा को संचित करना है तो इस चालक में, इस कंडक्टर में किस चीज को रखेंगे? आंसर है इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स, जिसको आप चार्ज भी बोल सकते हैं, विद्युत आवेश भी बोल सकते हैं। तो हमने इसमें इलेक्ट्रॉन्स को रखना है, इलेक्ट्रॉन्स को। मान लीजिए यहां पर हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। इस इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहां से पकड़ा और इस बॉक्स में, इस कंडक्टर में रख दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक लाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ा। मान लीजिए 1 जूल वर्क करना पड़ा, 1 जूल वर्क। तो अब ये 1 जूल वर्क जो हमने इस इलेक्ट्रॉन को यहां से लाकर इस कंडक्टर तक लाने में किया है, वो 1 जूल वर्क कहां गया? आंसर वो 1 जूल एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन को आप चार्ज यहां बोल सकते हैं, तो इस चार्ज में, इस इलेक्ट्रॉन में संचित हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, 1 जूल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि हम इस पर वर्क कर चुके हैं। उसी तरह हमने एक और इलेक्ट्रॉन्स को लाया और इसको इसमें रख दिया। देखिए, अब इस बॉक्स में टोटल कितना जूल एनर्जी है? 2 जूल एनर्जी है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स है और दोनों पर वर्क किया जा चुका है, 1-1 जूल, तो दोनों के पास एनर्जी है। उसी तरह हमने तीसरा इलेक्ट्रॉन लाया, इसमें बंद कर दिया। अब ये तीनों इलेक्ट्रॉन जो है, तीनों के पास एनर्जी है, क्योंकि तीनों पर वर्क किया जा चुका है। इसी तरह हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन, ये देखिए, इसमें 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन लाकर इस बॉक्स में बंद कर दिया। ये देखिए, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन। अब इस बॉक्स के पास 1 करोड़ जूल एनर्जी है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन्स को लाने में 1 जूल वर्क हमें करना पड़ा। अब इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब पर वर्क किया जा चुका है, सबके पास एनर्जी है। अब इस पूरे बॉक्स के पास एनर्जी है, 1 करोड़ एनर्जी है। अब चूंकि ये एनर्जी किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास। इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? विद्युत आवेश बोल सकते हैं। तो ये एनर्जी विद्युत आवेश के पास है, इसलिए इस ऊर्जा को हम कहेंगे विद्युत ऊर्जा कहेंगे, विद्युत ऊर्जा कहेंगे। लेकिन ये जो एनर्जी है, ये रेस्ट में है, ये स्थिर है, इसलिए इसमें हम स्थितिज लगा देंगे। तो इस एनर्जी को हम बोलेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बनाने का क्या तरीका है कि आप एक कंडक्टर में बहुत सारे चार्ज को क्या कर दो? कंप्रेस करके रख दो। बहुत सारे चार्ज को लाओ और कंप्रेस करके रख दो। उस बॉक्स के पास अपने आप में एक पोटेंशियल हो जाएगा और उस पोटेंशियल को हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एक स्प्रिंग लीजिए आप, ये मान लीजिए एक स्प्रिंग है। अब इस स्प्रिंग को हमने क्या किया? यहां से कंप्रेस कर दिया इसे, ये देखिए, कंप्रेस करके यहां हुक लगा दिया। अब स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए हमने कुछ एनर्जी खर्च की। मान लीजिए 5 जूल एनर्जी हमने खर्च किया स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए। अब ये 5 जूल एनर्जी हमारा कहां गया? आंसर हुआ 5 जूल एनर्जी इस स्प्रिंग में संचित हो गया, स्प्रिंग में संचित हो गया। अब किसके रूप में? अब देखिए, चूंकि स्प्रिंग क्या स्थिर है, इसलिए इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में वो एनर्जी संचित होगी। तो इस स्प्रिंग के पास जो एनर्जी है वो स्थितिज ऊर्जा होगा और कितना होगा? 5 जूल होगा। आप यहां से स्प्रिंग का हुक खोल दो, ये स्प्रिंग तेजी से इधर भागेगा, तेजी से भागेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी है, उसके पास पोटेंशियल है, वो कंप्रेस है, वो दबा हुआ है। इसके जितने भी ये मटेरियल से ये जो धारी है, ये टेंशन में है, क्योंकि आप उस पर वर्क कर चुके हैं, वो टेंशन में है। उसको रास्ता दीजिएगा तो वो क्या करेगा? भागेगा। उसी तरह हमने 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स को खींच खींच कर इस बॉक्स में कंप्रेस करके रखा है, सबके पास एनर्जी है। अब यदि आप इसको रास्ता दीजिएगा इस इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये भागना चाहेगा, वहां से दौड़ेगा तेजी से। क्यों? क्योंकि इसके पास पोटेंशियल है, स्प्रिंग की तरह ये दौड़ेगा तेजी से। हमने क्या किया? इसको यहां से रास्ता दे दिया, ये देखिए, और यहां पर बीच में एक बल्ब लगा दिया। ये देखिए, जो ही रास्ता देंगे और बीच में बल्ब लगाएंगे तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स यहां चलकर आएगा और इस बल्ब के कॉइल को हीट करेगा और ये कॉइल लाइट्स अप होगा, बल्ब जलेगा।
तो जब ये स्थिर रहेगा, तो जब बॉक्स में है तो उस समय विद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे, और जब यही इलेक्ट्रॉन्स चलेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो अभी हमने क्या पढ़नी है, अभी हमें गतिज ऊर्जा पढ़नी है या विद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़नी है? आंसर है अभी हमें केवल विद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़नी है। अभी इस इलेक्ट्रॉन को रास्ता नहीं देना है, इस इलेक्ट्रॉन को चलाना नहीं है। अभी केवल हमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ना है। आंसर इस इलेक्ट्रॉन को चलाना कब है? आंसर है इस इलेक्ट्रॉन को चैप्टर नंबर 3 में चलाना है। चैप्टर नंबर 3 में हम क्या करेंगे कि इस कंडक्टर के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको एक रास्ता दे देंगे, वो चलेगा, तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदलेगी, और उसी गतिज ऊर्जा को हम विद्युत धारा बोलेंगे आगे जाकर चैप्टर 3 में। तो चैप्टर 2 में केवल हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनाया जाता है, कैसे स्टोर किया जाता है, इस चीज को सीखते हैं, और इसको चलाना का है चैप्टर 3 में, इसको हमें चलाना है। तो अब ये चलाने वाली चर्चा नहीं करनी है। तो आपको समझ आ गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनता है। सबसे पहले इसको स्टोर कहां करेंगे? आंसर है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर किसको करते हैं? चार्ज को। कहां? कंडक्टर में। और स्टोर जब उसको करते हैं तो हम उस इलेक्ट्रॉन्स को लाने के लिए कुछ वर्क करते हैं, वही वर्क, वही एनर्जी उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि छत पर एक टंकी है, टैंक रखा हुआ है, उस टैंक में हमने क्या किया, 1000 लीटर पानी भर दिया। ओके, जब 1000 लीटर पानी भरेंगे तो पानी में कुछ हाइट आएगा। ये देखिए, ये टैंक है, इस टैंक में हमने 1000 लीटर पानी भर दिया। अब पानी में कुछ हाइट आ गया। अब इस में जो पानी है उसके पास एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? स्थितिज ऊर्जा है। आप क्या करो, हाँ इसके पास एनर्जी है। क्यों? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स को आप ये ऊपर तक ले गया, यहां से ऊपर तक ले जाने के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ा। जब हम मोटर का स्विच ऑन करते हैं तो मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग करके पानी को निकाल कर कहां भेजता है? ऊपर भेजता है। तो मोटर को वर्क करना पड़ रहा है। अब वो जो मोटर वर्क किया, जो एनर्जी खर्च किया, वो एनर्जी कहां गया? आंसर वो एनर्जी स्टोर हो गया। किसमें? इस वाटर में स्टोर हो गया। अब किसके रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। क्यों? क्योंकि ये वाटर क्या स्थिर है। तो यदि पानी में हाइट होगा तो उसके पास पोटेंशियल होगी। अब आप इसको रास्ता दे दो, यहां से एक रास्ता दे दो, और ये पाइप आप किचन तक ले जाओ, और किचन में आप क्या करो, एक नल लगा दो, तो ये पानी कहां तक पहुंच जाएगा? आपके किचन तक पहुंच जाएगा, श्योर पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एनर्जी है, पोटेंशियल है। आप इसको रास्ता दोगे तो ये भागेगा, तेजी से भागेगा। लो पोटेंशियल होना चाहिए, तो ये भागेगा। उसी तरह हम लोग यहां पर भी एनर्जी बनाते हैं। ये वाटर एनर्जी हो गया, और यहां पर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर एनर्जी किसके पास है? वाटर के पास है। यहां पर एनर्जी किसके पास है? विद्युत दाब इसके पास है, इसलिए विद्युत ऊर्जा हो गया ये, और वहां पर वाटर एनर्जी हो गया। लेकिन है दोनों पोटेंशियल एनर्जी। अब दोनों में तुलना कीजिए। यहां पर टंकी है, और यहां पर टंकी का काम कौन कर रहा है? कंडक्टर, चालक। यहां पर जो काम पानी कर रहा है, यहां पर वही काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है, विद्युत आवेश कर रहा है। ओके, यहां पर जो काम हाइट कर रहा है, ये देखिए, जितना अधिक हाइट होगा उतना तेजी से पानी यहां से भागेगा। तो यहां पर जो काम हाइट कर रहा है, यहां पर वो काम कौन करेगा? वोल्टेज। याद रखिएगा, वोल्टेज, पोटेंशियल। पानी में जितनी हाइट होगी उसकी पोटेंशियल उतनी अधिक होगी। इसमें जितना चार्जेस कंप्रेस होगा उतना ही ज्यादा इसकी पोटेंशियल हो जाएगा। तो पानी के हाइट से क्या मतलब है? पोटेंशियल। यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको एक चीज समझ आ गया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनाते हैं। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने का तरीका है। तो इस चैप्टर में हम इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाकर स्टोर करेंगे, और अगले चैप्टर में हम क्या करेंगे? इसको चला देंगे। अभी ये पाइप नहीं जोड़नी है इसमें। अभी केवल हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? टंकी में पानी भरेंगे, हाइट उसमें बनाएंगे ताकि उसमें पोटेंशियल आए, और अगले चैप्टर में क्या जोड़ेंगे? पाइप जोड़ेंगे। देखिएगा, अगले चैप्टर का जो तीसरा चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर में इसमें क्या करूंगा? पाइप जोड़ूंगा। वो चीजें रहने दीजिए। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। अब सवाल ये आता है,
हम लोग थे, क्या हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर पाते हैं? तो मैंने बोला आज से 60-70 साल पहले इसका जवाब था नहीं, लेकिन आज हम इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। और ये स्टोरेज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है, पहले जमाने में क्या होता था, जब हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर नहीं करते थे तो उससे हमें दिक्कतें होती थी। क्या दिक्कतें होती थी? पहली दिक्कतें कि यदि दिन होती थी तो हमें प्रकाश मिलता था, यदि दिन नहीं होती थी तो हमें प्रकाश नहीं मिलता था। हमें लाइट के लिए सूर्य पर आधारित रहना पड़ता था। लेकिन आज क्या है, दिन हो रात, दिन हो या ना हो, हमें जब चाहिए, जिस समय चाहिए, जितना चाहिए, हम उतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं। और आपको पता है कि मान लीजिए कि अभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जनरेटर चल रहा है, तो यहां पर बिजली आई हुई है, बल्ब जल रही है। बल्ब की जरूरत हमें कब पड़ती है? रात में, क्योंकि हमने रात में पढ़ाई कर दी है। तो रात जब हुई तो हमने बल्ब का स्विच ऑन किया। जो ही हमने स्विच ऑन किया, हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो क्या करते हैं, तुरंत स्टोरेज के पास जाते हैं। जो हम इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके रखते हैं, स्टोरेज के पास जाते हैं। बैटरी में स्टोर करके रखें, स्टोरेज के पास जाते हैं और उस स्टोरेज से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी निकालकर बल्ब को देते हैं और बल्ब उसको प्रकाश ऊर्जा में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो अभी देखिए, तो जब हमने स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जनरेटर नहीं चल रहा था, जिसके कारण उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन रहा था। तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन रहा था तो क्या हमारा काम रुका? नहीं रुका, क्योंकि हमारे पास क्या था, स्टोर था। इलेक्ट्रिसिटी का स्टोर था हमारे पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोर था हमारे पास, और उस स्टोरेज का उपयोग करके हमने अपना काम किया। तो यहां से एक और चीज समझ आता है कि स्टोरेज हमारे लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टोरेज। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो जनरेटर था वो सोर्स हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स हो गया, और जहां से हमने एनर्जी निकाला, स्टोर करके रखा था, वो हमारा क्या हो गया था, स्टोरेज हो गया था। सो स्टोरेज इज वेरी इंपोर्टेंट। तो स्टोरेज का खासियत क्या है कि इससे जब चाहे, जितना चाहे एनर्जी का हम उपयोग कर सकते हैं। तो एक चीज क्लियर है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग करने का कितने तरीका? 2 तरीका। या तो उसी समय हम एनर्जी बनाएंगे, और जिस चीज के द्वारा बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, सोर्स बोलेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, स्टोरेज से एनर्जी का उपयोग करेंगे। जैसे जो हमारा सेल होता है, सेल, बैटरी सेल, वो स्टोरेज है या सोर्स है? सेल जो होता है, सेल, वो एनर्जी बनाता है या उसमें एनर्जी हम स्टोर करके रखते हैं? आंसर याद रखिएगा, सेल हमारा स्टोरेज नहीं है, सेल हमारा सोर्स है। उसमें केमिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी रहता है। जब हम उसको सर्किट में जोड़ते हैं सेल को, तो वो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सेल उसी समय एनर्जी बनाता है जिस समय हम उसको सर्किट में जोड़ते हैं। सो सेल इज सोर्स, सेल इज नॉट स्टोरेज। उसी तरह हमारा जनरेटर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोरेज है या सोर्स है? आंसर है वो हमारा सोर्स है, वो उसी समय इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करता है, बनाता है। तो वो जनरेटर हमारा स्टोरेज नहीं है। उसी तरह आप डायनेमो, जो कार में, बस में जो डायनेमो लगा होता है, जब गाड़ी चलती है तो वो डायनेमो के अंदर कॉइल घूमता है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है उसी समय। तो डायनेमो भी हमारा क्या है, सोर्स है। तो याद रखिएगा, सेल, डायनेमो, जनरेटर, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है, दैट इज नॉट ए स्टोरेज। ओके, ये चीजें हमें समझ आ गया। अब यहां से सोर्स और स्टोरेज आपको समझ आ रहा है। स्टोरेज क्या होगा, इसमें एनर्जी हम स्टोर करके रखेंगे और जब चाहेंगे इस एनर्जी का हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो स्टोरेज हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब स्टोरेज कितना महत्वपूर्ण है इसका और 2-3 मैं एग्जांपल्स देता हूं कि स्टोरेज क्यों जरूरी है हमारे लिए। सुनिए, देखिए यहीं से हमारी कॉन्सेप्ट निकलेगी, स्टोरेज हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर एक टेबल है, हम लोग किस टॉपिक को देखने जा रहे हैं, स्टोरेज क्यों महत्वपूर्ण है। हमने तो देखा इससे पहले स्टोरेज क्यों महत्वपूर्ण है, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल देकर हमने देखा। ओके, ये हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल पर एक कपड़ा है, ये देखिए इस कपड़ा को हमने भिगोनी है और भिगो कर कोई भी काम करना है हमें, मैं काम का डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। और इस कपड़ा को पूरा भिगोने के लिए 1 मिली सेकेंड में 30 लीटर पानी चाहिए। 1 मिली सेकेंड यानी 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा, 1 मिली सेकेंड में 30 लीटर पानी इस पर देंगे, तब जाकर ये कपड़ा पूरा भीगेगा और तब जाकर हमारा वर्क होगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमारे पास यहां पर एक टैंक है और इस टैंक में 1000 लीटर पानी है, 1000 लीटर पानी है इसमें। ओके, और यहां से एक पाइप है, ये देखिए एक नल है। ओके, अब हमने क्या किया, यहां जो नल लगा हुआ है हमने इस नल को खोला, जो इस नल को खोलेंगे ये ऊपर जाएगा और यहां से पानी धड़ाधड़ गिरना शुरू होगा, कपड़े पर गिरना शुरू होगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब हम इस नल को खोलते हैं तो इस नल से हमें 1 मिली सेकेंड में 30 लीटर पानी नहीं मिलता है। अब सोचिए 1 मिली सेकेंड में बहुत कम समय में हमें 30 लीटर पानी चाहिए, जो कि ये नल या ये स्टोरेज हमें नहीं दे सकता है, ये टंकी हमें नहीं दे सकता है। अब क्यों नहीं दे सकता है 30 लीटर पानी? क्या इसके पास 30 लीटर पानी नहीं है? है, इसके पास 30 लीटर पानी है, 1000 लीटर पानी इसके पास है, लेकिन 1 मिली सेकेंड में ये 30 लीटर नहीं दे सकता है। तो बताइए हमारा काम होगा? नहीं होगा। अब सोचिए हमें 30 लीटर ही पानी चाहिए, जबकि हमारे पास कितना है, 1000 लीटर है, फिर भी हमारा वर्क नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें मिनिमम समय में 30 लीटर पानी चाहिए, 1 मिली सेकेंड में 30 लीटर पानी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्यूज मी, इसके गिर गया था। तो यहां पर हमें 1 मिली सेकेंड में 30 लीटर पानी चाहिए। क्या करेंगे सोचिए, क्या आज हमारा ये 1000 लीटर का टंकी कोई काम का है? नहीं, कोई काम का नहीं है। हमारे पास 1000 लीटर पानी है, हमें 1 मिली सेकेंड में 30 लीटर पानी चाहिए, जो कि ये नल नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि इस नल का जो साइज है, एक अपनी साइज है, और जब इससे पानी आती है तो इसके अपनी साइज के कारण इसका कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, जिसके कारण ये इतना कम समय में इतना पानी नहीं दे पाता है। तो सोचिए हम क्या करेंगे, हमारा काम होगा या नहीं? आंसर यस, हमारा काम होगा। फिर से हम किसके पास जाएंगे? आंसर फिर से हम स्टोरेज के पास जाएंगे। हम क्या करेंगे, एक बाल्टी लाएंगे, ये देखें ये बकेट लाए और इसकी कैपेसिटी कितना है, 30 लीटर है। हमने क्या किया, यहां से इस नल के नजदीक, ये जो नल है, इस नल के नजदीक हमने ये बकेट लगा दिया। अब इस बकेट में क्या किया, हमने पानी को भर लिया, ये देखिए पानी को भर लिया, कितना, 30 लीटर पानी को भर लिया। अब इस बाल्टी में कितना लीटर पानी है, 30 लीटर पानी है। अब हमने यहां पर कितना जरूरी है, 1 मिली सेकेंड में 30 लीटर पानी की जरूरत है। हमने क्या किया, इस 30 लीटर का स्टोरेज लिया और यहां लाया, और यहां लाकर हमने क्या किया, पूरा का पूरा उड़ेल दिया 1 ही मिली सेकेंड में। देखिए 30 लीटर पानी है और यहां पर 1 मिली सेकेंड में कितना चाहिए, 30 लीटर। हमने क्या किया, इस स्टोरेज को उठाया और यहां पर ऐसे उड़ेल दिया। अब इस कपड़ा को बताइए 1 मिली सेकेंड में कितना मिल गया, 30 लीटर मिल गया। तो हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है, ये स्टोरेज, सोर्स वाला स्टोरेज, या हमारा ये स्टोरेज? आंसर स्टोरेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये स्टोरेज हमारा काम नहीं आ रहा है, जबकि इसके पास 1000 लीटर है, बट ये काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये कम समय में ज्यादा नहीं दे, ये 1000 दे सकता है,
लेकिन कम समय में 1000 नहीं दे सकता है। हमें 1 मिली सेकेंड में 30 लीटर चाहिए। हमने क्या क्या स्टोर कर लिया 30 लीटर एक बकेट में और उड़ेल दिया जाकर एक ही साथ। तो हमें बहुत ही फास्ट समय में, कम समय में 30 लीटर पानी मिल गया और हमारा काम हो गया। यही बाल्टी, ये जो बकेट है, ये बकेट जो काम कर रहा है, इसी बकेट को, इसी बाल्टी को, बकेट कौन सा काम कर रहा है? स्टोरेज का। और ये क्या कर रहा है? कम समय में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दे रहा है। इसी बकेट को हम बोलते हैं कैपेसिटर। ये देखिए, दिस इज आवर टॉपिक। इसी बकेट को हम कैपेसिटर बोलते हैं। जो काम यहां पर ये बाल्टी कर रहा है, वही काम विद्युत ऊर्जा में कौन करता है? कैपेसिटर करता है। दैट इज, कैपेसिटर क्या है? बाल्टी है। बाल्टी है। कोई पूछेगा कैपेसिटर क्या है, क्या बोलेंगे? बाल्टी है? नहीं, कैपेसिटर स्टोरेज है। कैपेसिटर क्या है? स्टोरेज। जैसे बाल्टी एक प्रकार का स्टोरेज है। बाल्टी किसको स्टोर करता है? पानी को स्टोर करता है, दूध को स्टोर करता है, मटेरियल को स्टोर करता है। उसी तरह कैपेसिटर भी एक प्रकार का स्टोरेज है, लेकिन ये दूध पानी को स्टोर नहीं करेगा। ये किसको स्टोर करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा को स्टोर करेगा। तो आज से कोई आपसे पूछे व्हाट इज कैपेसिटर, बोलिए कैपेसिटर एक ऐसा बर्तन है, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है, बर्तन भी बोल सकते हैं आप। कैपेसिटर एक ऐसा बर्तन है जिसमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा को क्या किया जाता है? संचित किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जहां पर हमें कम समय में ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, वहां पर हम क्या करेंगे? कैपेसिटर से पूरा का पूरा एनर्जी को क्या कर लेंगे? उड़ेल लेंगे, बाल्टी की तरह उड़ेल लेंगे। समझ आ रहा है कैपेसिटर का क्या काम है? सो कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। कैपेसिटर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या रहता है? संचित रहता है। और ये कैपेसिटर बहुत जगह लगा हुआ रहता है और इसका उपयोग बहुत जगह होता है। इस कैपेसिटर को हिंदी में हम संधारित्र बोलते हैं और दूसरी भाषा में इसको कंडेंसर बोलते हैं। कंडेंसर। तो कैपेसिटर बोलिए या कंडेंसर बोलिए, दोनों एक ही चीज है। तो कैपेसिटर क्या है? स्टोरेज है। किसको स्टोर करते हैं? इसमें हम लोग विद्युत ऊर्जा को स्टोर करते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कैपेसिटर का 2 उपयोग बताइए, तो क्या बताइएगा? पहला उपयोग कि कैपेसिटर विद्युत ऊर्जा को संचित करता है। दूसरा उपयोग कि इस कैपेसिटर से जब चाहे, जितना चाहे, बहुत ही फास्ट विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ये बाल्टी पानी को स्टोर करेगा, पहला उपयोग। दूसरा कि इस बाल्टी से जब चाहे, जितना चाहे, कम समय में पानी का उपयोग कर सकते हैं, जबकि इससे नहीं कर सकते। इससे हम लोग नहीं कर सकते। अब इस कैपेसिटर का उपयोग बहुत जगह है। इसका 1-2 उपयोग समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक आदमी को हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक, हम क्या करते हैं? उसको एम्बुलेंस पर बैठाते हैं और डॉक्टर के लिए चलते हैं, हॉस्पिटल के लिए चलते हैं। जब हम रास्ते में होते हैं तो जो लोग वहां बैठे होते हैं वो क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं हाथ से। क्या करते हैं? उसके हार्ट को कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, ताकि उसका हार्ट क्या रहे? चलता रहे। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं? मुंह में ये हवा देता है, मुंह के जरिए उसके मुंह में फूंक मारता है, हवा देता है मुंह के जरिए, ताकि उसका हार्ट चलता रहे। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी उसको क्या करता है? वहां पर कंप्रेस करता है, हाथ से हार्ट को क्या करता है? कंप्रेस करता है। लेकिन जो हमारा हार्ट होता है वो पसलियों के अंदर होता है, रिब्स के अंदर होता है, और हाथ से जो हम धक्का देते हैं, हमारी जो ये धक्का है, फोर्स, वो हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है, तो हमारा काम नहीं हो पाता है। तो हाथ से हम धक्का देकर उतना जोर से धक्का नहीं दे सकते हैं कि वो धक्का हार्ट तक पहुंच पाए। तो हम क्या करते हैं? हम उसके लिए क्या करते हैं? एक रॉड लाते हैं, मोटर युक्त मोटर लगा होता है, और उस मोटर को इस तरह का देखिए हाथ पर रखते हैं। इसको हम हैमर कहते हैं, हैमर। तो एक हैमर लाते हैं हथौड़ा की तरह, उस हैमर को हाथ पर रखते हैं, और ये हैमर इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है, यानी मैकेनिकली ऑपरेट होता है। ये हाथ से ऑपरेट नहीं होता है। इसको ऑपरेट करने के लिए विद्युत ऊर्जा चाहिए।
और इसको ऑपरेट करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाने के लिए कम समय में ज्यादा एनर्जी चाहिए। मान लीजिए कि ये जो हमारा हैमर है, इस हैमर को ऑपरेट करने के लिए 1 मिली सेकेंड में 25 एम्पियर करंट चाहिए। 1 मिली सेकेंड में 25 एम्पियर करंट चाहिए। अब 1 मिली सेकेंड में 25 एम्पियर करंट चाहिए इस हैमर को, जिसको फेब्रिलेटर कहते हैं। डॉक्टर लोग देखिएगा, ये ऐसे करके यानी धक्का देने के लिए, मतलब हाथ को शुरू रखने के लिए वो कंप्रेस करते हैं एक इलेक्ट्रिकल मशीन से, जिसको हम फेब्रिलेटर कहते हैं, और इस प्रक्रिया को फेब्रिलेशन कहा जाता है। तो फेब्रिलेटर को ऑपरेट होने के लिए कम समय में ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा करंट चाहिए, तब तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। अब ये जो 1 मिली सेकेंड में 25 एम्पियर करंट चाहिए, ये बैटरी इतना करंट नहीं दे सकता है। जो बैटरी लगा हुआ इस फेब्रिलेटर में, इस हैमर में, वो बैटरी 1 मिली सेकेंड में 25 एम्पियर करंट नहीं दे सकता है। वो बैटरी 1 मिली सेकेंड में मात्र 5 एम्पियर करंट दे सकता है। कितना? 5 एम्पियर ही करंट दे सकता है, जबकि इस फेब्रिलेटर को 1 मिली सेकेंड में 25 एम्पियर चाहिए। बताइए कितने की कमी हो रही है? 20 एम्पियर की कमी हो रही है। क्या हमारा काम होगा? नहीं, आदमी देख कर जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? किसके पास जाते हैं? स्टोरेज के पास जाते हैं। और स्टोरेज में किसके पास जाते हैं? बाल्टी के पास नहीं। जो स्टोरेज किसको स्टोर करेगा? विद्युत ऊर्जा को, यानी हम कैपेसिटर के पास जाते हैं। हम क्या करते हैं कि ये जो मशीन होता है, मोटर, फेब्रिलेटर जिसमें मोटर लगा हुआ रहता है, उसमें हम कैपेसिटर लगा देते हैं। कैपेसिटर। अब वो कैपेसिटर क्या किया है, इसमें हम एक कैपेसिटर लगाए हुए हैं, अब ये कैपेसिटर क्या करता है कि पहले से एनर्जी, बैटरी जो था उस बैटरी से एनर्जी ये स्टोर करके रखता है 20 एम्पियर। कितना? 20 एम्पियर स्टोर करके रखा। जो ही स्विच ऑन किए, बैटरी ने 5 एम्पियर दिया और कैपेसिटर ने 20 एम्पियर उड़ेल दिया। उसी तरह बाल्टी की तरह 1 मिली सेकेंड में 30 लीटर चाहिए, हमने उठाया और 1 मिली सेकेंड में 30 लीटर दे दिया। उसी तरह जो ही स्विच ऑन करते हैं, बैटरी ने 1 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर, और कैपेसिटर को हमने बोला भाई तुम भी मदद करो, तो कैपेसिटर ने क्या किया? 20 एम्पियर करंट दे दिया। तो 5 और 20 कितना हो गया? 25 एम्पियर, यानी 1 मिली सेकेंड में कितना मिल गया? 25 एम्पियर करंट हमें मिल गया। बताइए हमारा काम होगा कि नहीं? हमारा काम होगा। तो यहां पर हमारा काम किसने आसान किया? कैपेसिटर ने आसान किया। तो यहां से एक चीज समझ आ रहा है, कैपेसिटर किसका काम करता है? स्टोरेज का काम करता है। और इससे कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या कर सकते हैं? रिसीव कर सकते हैं, और जब चाहे तब कर सकते हैं। अब देखते हुएगा आपके घर में जो इन्वर्टर लगा होगा, उस इन्वर्टर पर हमारा मोटर नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्या उसके पास करंट नहीं है? हाँ, 220 एम्पियर करंट है उसके पास। जो बैटरी लगा होगा बड़ा वाला देखिएगा 220 एम्पियर होगा, लेकिन उस पर हमारा मोटर ऑपरेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि मोटर को चलाने के लिए कम समय में ज्यादा करंट चाहिए, और कम समय में ज्यादा करंट वो हमारा बैटरी नहीं दे सकता है। तो वहां भी आपको कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपका वो ऑपरेट होगा। ओके, तो ये कैपेसिटर का यहां पर एक उपयोग हो गया फेब्रिलेटर में। दूसरा उपयोग कहां है? कैपेसिटर का उपयोग मोबाइल के कैमरा में भी करते हैं, या किसी भी जनरल कैमरा में भी करते हैं। कैसे? तो जब हम शादी विवाह में जाते हैं और हमें क्या करना है? कैमरिंग करना है, यानी पिक्चर लेना है, पिक्चर कैप्चर करना है। तो रात में पिक्चर कैप्चर करने के लिए फ्लैश का जलना जरूरी है। अब जब फ्लैश जलेगी, हमने कैमरा को क्लिक किया, उसी समय फ्लैश जलनी चाहिए, उसी समय फ्लैश जलेगी तब तो पिक्चर आएगा ना। मान लीजिए कि हमने कैमरा को क्लिक किया, फोटो आ गया, और फ्लैश बाद में जला 4 मिनट के बाद, कोई काम का होगा? नहीं होगा। तो जिस समय हम कैमरा के बटन को क्लिक करते हैं उसी समय फ्लैश जलनी चाहिए एग्जैक्टली। और फ्लैश जलने के लिए, कैमरा का फ्लैश जलने के लिए 1 सेकेंड में 10 एम्पियर करंट चाहिए। कितना एम्पियर? 10 एम्पियर करंट चाहिए। और कैमरा का जो बैटरी है, मोबाइल का जो बैटरी है, वो 1 सेकेंड में 10 एम्पियर करंट नहीं दे सकता है।
वो 1 सेकेंड में मात्र 2 एम्पियर करंट दे सकता है। तो बताइए फ्लश जलेगा? आंसर है फ्लश नहीं जलेगा। फ्लश नहीं जलेगा तो अंधेरा में फोटो लेना पड़ेगा, और अंधेरा में फोटो लेंगे तो मुंह अच्छा नहीं दिखेगा, भूत जैसा दिखेगा। तो हम चाहते हैं कि फ्लश जले, एग्जैक्टली उसी समय फ्लश जले जिस समय हमने कैमरा का बटन क्लिक किया है। तो एग्जैक्टली उसी समय हमें कितना एम्पियर चाहिए? 10 एम्पियर चाहिए। तो बताइए, और मोबाइल का बैटरी 10 एम्पियर नहीं दे सकता, 1 सेकंड में 2 एम्पियर देता है। तो फिर से हम किसके पास जाएंगे? कैपेसिटर महाराज के पास जाएंगे। तो हम मोबाइल के कैमरा में भी कैपेसिटर लगाए हो जाते हैं, और वो कैपेसिटर क्या करता है कि अपने में 8 एम्पियर या 9 एम्पियर स्टोर करके रखता है, स्टोर करके रखता है। जो ही हमने कैमरा क्लिक किया, मोबाइल का बैटरी ने 2 एम्पियर दिया, और कैपेसिटर को हम पहले कह के रखे हुए हैं कि जो कमेगा तुम उसको पूर्ति करेगा। तो जो ही हमने क्लिक किया, बैटरी ने 2 एम्पियर दिया, कैपेसिटर को लगा 8 एम्पियर देना चाहिए, तो कैपेसिटर ने 8 एम्पियर उड़ेल दिया, तुरंत फ्लश ऑन हुआ, और जो सामने व्यक्ति है उसका चेहरा दिखाई दिया, और अच्छा पिक्चर क्या हुआ? पोज हुआ, और आपका शादी सफल हो जाता है। तो यहां पर मोबाइल के कैमरा में भी क्या होता है? कैपेसिटर का उपयोग होता है। तो मेरे ख्याल से अब तक आपको समझ आ गया होगा कि कैपेसिटर का क्या काम है। ये विद्युत ऊर्जा को स्टोर करके रखता है, और जब हमें जरूरत होती है, जितना जरूरत होती है, जितना फास्ट जरूरत होती है, उतना ये हमें प्रदान करती है। फैन में भी, जो हमारा ये सीलिंग फैन होता है, उसमें भी कैपेसिटर लगा होता है। देखिए, जितना भी क्वाइल वाला डिवाइस है ना, उसको स्टार्ट करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। इंडक्टिव सर्किट उसको कहते हैं, एसी वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े। उसको स्टार्ट करने के लिए शुरू में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। पंखा में भी हम लोग कैपेसिटर लगाए हुए रहते हैं। वो कैपेसिटर क्या करता है? पंखा को जब एनर्जी चाहिए, ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो उस समय वो प्रदान करता है। सर्किट में ज्यादा एनर्जी आया तो कुछ एनर्जी स्टोर कर लेता है, और बाकी जितना पंखा को चाहिए उतना वो पंखा को देते रहता है। ओके, तो इस तरह से कैपेसिटर का उपयोग है। फिर से फाइनली सुनिए, कोई पूछेगा कैपेसिटर क्या है? बोलेंगे कैपेसिटर इज एन डिवाइस व्हिच स्टोर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड चार्ज। कंप्रेस्ड चार्ज के फॉर्म में होता है। ओके, या हिंदी में बोलेंगे कैपेसिटर संधारित्र एक युक्ति है जिसमें विद्युत स्थिति ऊर्जा संचित रहता है। आपके एग्जाम में पूछेगा संधारित्र के 2 उपयोग बताए, तो संधारित्र का 2 उपयोग आपके एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो आपने देखा संधारित्र का 2 उपयोग, पहला कि ये विद्युत ऊर्जा को संचित रखता है। दूसरा उपयोग क्या होगा कि संधारित्र से जब चाहे, जितना फास्ट चाहे विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। ये कैपेसिटर का 2 उपयोग है। अब ये जो कैपेसिटर है, ये बना किसका होता है? तो कैपेसिटर में क्या संचित होता है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा में क्या? चार्ज। और चार्ज किस में संचित करते हैं? कंडक्टर में। यानी ये कैपेसिटर किसका बना होता है? कंडक्टर का बना होता है, चालक का बना होता है। और इसमें 2 चालक होता है, 2 चालक, एक नहीं 2 चालक होता है। ये चालक समतल भी हो सकता है, ये चालक गोलाकार भी हो सकता है, और ये चालक बेलनाकार भी हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम, और इसकी जो ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता है कैपेसिटर की, वो साधारण चालक के तुलना में बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। साधारण चालक यदि 10 जूल ऊर्जा ग्रहण करेगा तो ये 80 जूल ऊर्जा ग्रहण कर सकता है। उसको उसी तरह से बनाते ही देखेंगे, अभी कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहले हम कैपेसिटर का डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। आइए कैपेसिटर का डेफिनेशन नोट करते हैं। लिखे डेफिनेशन आप भी लिख सकते हैं, हालांकि इसका पीडीएफ मिल जाएगा। कैपेसिटर इज अ डिवाइस in which electrical potential energy is stored in the form of
कंप्रेस्ड चार्ज। इसका हिंदी में लिख देता हूं, संधारित्र दो चालक पट्टिकाओं का निकाय, संधारित्र दो चालक पट्टिकाओं का निकाय है जिसकी आवेश तथा ऊर्जा ग्रहण करने की, जिसकी आवेश तथा ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता अन्य चालक के तुलना में अधिक होता है। ये देखिए, तो संधारित्र एक युक्ति है जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। और इसमें दो चालक पट्टिका होता है जिसकी आवेश और ऊर्जा ग्रहण करने की, आवेश बोलिए या ऊर्जा बोलिए, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि आवेश एकत्रित होगा तो उसमें ऊर्जा होगी ना। तो आवेश और ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता साधारण चालक के तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। इसका पोज लीजिए। अब आगे आइए, अभी तक आपने पढ़ा कैपेसिटर क्या है, यह स्टोरेज है और इसमें हम एनर्जी को स्टोर करते हैं और जब जितना चाहे उतना एनर्जी का हम इससे उपयोग कर सकते हैं। यहां पर हमने एक शब्द लिखा कि संधारित्र दो चालक पट्टिकाओं का निकाय है जिसकी आवेश तथा ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता अन्य चालक की तुलना में अधिक होता है। यानी कैपेसिटर साधारण चालक से ज्यादा ऊर्जा ग्रहण कर सकता है, ज्यादा आवेश ग्रहण कर सकता है। यह कैसे हो सकता है, कैसे समझेंगे कि हम ये ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकता है। कैपेसिटर बनाया कैसे जाता है और कैपेसिटर का सिद्धांत क्या होता है और कैपेसिटर देखने में कैसा लगता है, अभी तो ये चीज हमने पढ़ा ही नहीं। अभी तो केवल हम जानते हैं कैपेसिटर एक बर्तन जिसमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित रहता है और ये ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा संचित कर सकता है अन्य चालक के तुलना में। लेकिन कैसे कर सकता है, कैपेसिटर होता कैसे है देखने में, और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है और कितना एनर्जी किसी चालक को दिया जा सकता है, इस चीज को अब हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप समझिए किसी चालक को कितना आवेश दिया जा सकता है, किसी चालक को कितना आवेश दिया जा सकता है। ओके, यानी किसी चालक, ये चालक है, इसको चार्ज देंगे चार्ज देंगे चार्ज देंगे, एक ऐसा समय आएगा कि इसकी कैपेसिटी समाप्त, एक बाल्टी है उसमें पानी दे रहे हैं, एक ऐसा समय आएगा उसकी कैपेसिटी समाप्त हो जाएगा। उसी तरह एक चालक को कितना देर तक हम कितना चार्ज दिया जा सकता है और कब तक हम चार्ज दे सकते हैं, इस चीज को सुनिए। आइए हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि किसी चालक को कितना चार्ज दिया जा सकता है, कब तक दिया जा सकता है, किसी चालक की धारिता को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम किसी चालक से संधारित्र कैसे बना लेते हैं, किसी चालक की कैपेसिटी को बढ़ाकर हम उसको कैपेसिटर कैसे बना लेते हैं, कैपेसिटर का सिद्धांत क्या होता है, कैपेसिटर में होता क्या वास्तव में। अब हम फिजिक्स की दुनिया में घुस रहे हैं। अभी तक हम बता रहे थे उसकी जो होती है, जो उसका काम होता है वो बता रहे थे। अब कैपेसिटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है उसको हम लोग देखेंगे। पहले देखते हैं कि किसी चालक को कितना चार्ज दिया जा सकता है। मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर एक चालक है, ये एक चालक है। अब इस चालक को हमने कुछ चार्ज दे दिया, ये देखिए कुछ चार्ज हमने दिया। अब इसको हम कुछ चार्ज देंगे तो आपको पता है इसके चारों ओर हर एक बिंदु पर कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। आपको पता है कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²।
और विभव कितना होता है पोटेंशियल 1/4πε0 Q/r। ये देखिए, तो इसके चारों ओर, ये चालक के पास कुछ चार्ज है, जब इसके पास चार्ज है तो इसके चारों ओर हर एक बिंदु पर कुछ ना कुछ तीव्रता होगी, और जिस जिस बिंदु पर तीव्रता होगी उस बिंदु पर कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल जरूर होगा। अब ये चालक है, इस चालक के चारों ओर का माध्यम कैसा है? हवा है, एयर है। ये देखिए, चालक के चारों ओर का माध्यम एयर है, ध्यान से सुनिएगा, हवा है। अब हवा क्या होता है? और चालक होता है, इंसुलेटर होता है। देखिए, जब इस चालक को हम चार्ज देंगे तो ये प्लस इस प्लस को नीचे धक्का देगा, और ये नीचे वाला प्लस इस प्लस को ऊपर धक्का देगा। तो बताइए बीच वाला प्लस कहां जाएगा? मान लीजिए एक आदमी बीच में और दोनों ओर से उसको धक्का दिया जा रहा है, तो वो आदमी कहां जाएगा? ऐसे भाग जाएगा, आगे भाग जाएगा। लेकिन मान लीजिए आगे दीवार है, तब क्या करेगा? नहीं भागेगा, वो वहीं पर कुछ आएगा। उसी तरह ये ऊपर वाले बीच वाले को नीचे धक्का दे रहा, और नीचे वाले प्लस भी ऊपर वाले प्लस को ऊपर धक्का दे रहा। ये बेचारा कहां जाएगा? आंसर, ये आगे भागेगा। और आगे भाग नहीं सकता है। क्यों नहीं भाग सकता है? क्योंकि आगे हवा है, और हवा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, इंसुलेटर होता है, और अच्छा इंसुलेटर होता है। तो ये चार्ज प्लस वहीं पर रहेगा। ओके, तो ये चारों तरफ हवा है, ये हवा कुचालक है। हवा कुचालक पदार्थ होता है, और कुचालक पदार्थ का जो एटम्स होता है, और एटम्स के अंदर जो कुचालक पदार्थ का जो एटम्स होता है, और एटम्स के अंदर जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, वो मजबूती से बंधा हुआ रहता है। ये देखिए, ये चारों तरफ ये हवा का मॉलिक्यूल है, ये भी किसका मॉलिक्यूल है? हवा का। ये भी किसका मॉलिक्यूल है? हवा का मॉलिक्यूल है, एटम है हवा का। अब हवा का ये क्या है? नाभिक। नाभिक में क्या रहता है? प्लस। नाभिक में प्लस रहता है, और इसके चारों ओर क्या घूमेगा? नेगेटिव चार्ज घूमेगा। उसी तरह ये नाभिक में प्लस, उसके चारों ओर कौन सा चार्ज घूमेगा? नेगेटिव चार्ज घूमेगा इसके चारों ओर। ये देखिए, ये प्लस और ये नेगेटिव चार्ज। तो देखिए, ये हवा का, ये जो तीन आप देख रहे हैं, ये तीनों किसका मॉलिक्यूल है? हवा का मॉलिक्यूल है, हवा का एटम है, और हवा कुचालक पदार्थ है। और ये अभी उदासीन है। उदासीन कहने का मतलब, इसमें यदि 10 प्लस होगा तो 10 क्या होगा? माइनस होगा। इस एटम यदि 20 प्लस है तो 20 माइनस होगा। इस एटम यदि 20 प्लस है तो 20 क्या होगा? माइनस होगा। 20 प्लस है तो 20 क्या होगा? माइनस होगा। तो ये तीनों एटम, बहुत सारे एटम होंगे हवा के, यहां पर करोड़ों एटम होगा, क्योंकि इस चालक के चारों ओर क्या है? हवा ही हवा है, तो करोड़ों एटम्स होगा। और सभी एटम्स उदासीन है, तो उसमें प्लस और माइनस की संख्या क्या होगा? समान होगा। और प्लस और माइनस की संख्या समान होगा तो इसका नेट चार्ज क्या होगा? 0। तो देखिए, इसका नेट चार्ज क्या है? इसका चार्ज अभी 0 होगा। इसका भी चार्ज क्या होगा? 0 होगा। इसका भी नेट चार्ज क्या होगा? 0, क्योंकि तीनों एटम अभी क्या है? उदासीन है। अब और इसको अंदर समझिए, यहां पर ये दोनों, ये माइनस और ये प्लस, हवा के एटम्स का है, और दोनों एक दूसरे को मजबूती से पकड़ कर रखा है, मजबूती से, बहुत ही ज्यादा। ये जो प्लस है इस माइनस को अपनी ओर खींच कर रखा है। ये देखिए, ये प्लस इस माइनस को अपनी ओर खींच कर रखा है। कितना फोर्स है? आंसर मान लीजिए 70 न्यूटन से। कितना से? 70 न्यूटन से खींच कर रखा है। अब इस 70 न्यूटन से खींच कर रखा है। अब ये जो प्लस है यहां पर, ये चालक पर जो प्लस है, ये प्लस क्या चाह रहा है? ये प्लस इस हवा का जो ये माइनस है उसको अपनी ओर खींचना चाह रहा है, इधर खींचना चाह रहा है, अपनी ओर खींचना चाह रहा है। अब देखिए, ये माइनस को देखिए, ये हवा का माइनस है। इस हवा के माइनस को, हवा का जो एटम का ये माइनस है, उसको ये हवा का जो न्यूक्लियस है वो अपनी ओर खींच रहा है। किससे? 70 न्यूटन से, बहुत ज्यादा फोर्स से। और ये चालक का जो प्लस है वो इस माइनस को अपनी ओर खींचना चाह रहा है। बताइए, इस एटम का ये माइनस किधर जाएगा? चालक के इस प्लस की ओर, या अपने एटम वाले प्लस के साथ रहना चाहेगा? भाई, एक आदमी मुझे इधर खींच रहा है और एक आदमी इधर खींच रहा है, हमारा शरीर कहां जाएगा? आंसर, जिसका फोर्स अधिक होगा उसके साथ जाएगा। तो अभी ये प्लस इस माइनस को खींच रहा है, और ये प्लस, एटम का प्लस इस एटम के माइनस को खींच रहा है। जिसका फोर्स अधिक होगा उसके ओर ये माइनस जाएगा।
और ये एटम का जो फोर्स है ये प्लस और माइनस के बीच ये बहुत अधिक है, इसलिए ये माइनस इस प्लस की ओर नहीं आएगा, लेकिन ये प्लस इस माइनस को खींचना चाह रहा है। हमने क्या किया कि यहां पर चार्ज की वैल्यू बढ़ा दी, ये देखिए चार्ज का वैल्यू बढ़ा दिया। पहले चार्ज मान लीजिए 100 था, पहले चार्ज कितना था 100, चार्ज 100 कूलम था। क्यों चार्ज 100 कूलम था? चार्ज 100 कूलम था तो उस समय हम वोल्टेज भी मान लेते, उस समय मान लेते हैं वोल्टेज था ये 10, मान लीजिए वोल्टेज 10 वोल्ट था। अब हमने चार्ज को बढ़ा दिया, चार्ज को हमने 200 कूलम कर दिया तो वोल्टेज हो गया 20 वोल्ट। ओके, अब चार्ज को जब हम बढ़ाएंगे, देखिए चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फोर्स बराबर होता है QE। देखिए Q बढ़ेगा, ये Q बढ़ेगा तो E बढ़ेगा, तीव्रता बढ़ेगा, और तीव्रता बढ़ेगा, देखिए तीव्रता बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? फोर्स बढ़ेगा। तो हमने इस कंडक्टर पर चालक बढ़ा दिया, सॉरी चार्ज बढ़ा दिया, 200 कूलम चार्ज कर दिया। पहले 100 कूलम था तो इसका प्लस इस हवा के माइनस को नहीं खींच पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके एटम का जो प्लस था वो ज्यादा फोर्स लगा रहा था। अब हमने इस चालक पर चार्ज को बढ़ाकर 200 कूलम कर दिया। चार्ज बढ़ेगा तो तीव्रता बढ़ेगी, तीव्रता बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। अब ये जो प्लस है, अब ये ज्यादा फोर्स से इसको खींच रहा है। कितना से? मान लीजिए 50 न्यूटन से खींच रहा है। कितना से? 50 न्यूटन से। तो ये प्लस इस माइनस को 50 से खींच रहा है और एटम का प्लस एटम के माइनस को 70 से खींच रहा है। अब ये माइनस अभी भी किसके साथ रहेगा? आंसर अभी भी अपने एटम के साथ ही रहेगा। ओके, हमने क्या किया? चार्ज को और बढ़ा दिया। चार्ज को बढ़ाकर हमने ये देखिए 800 कूलम कर दिया। चार्ज को 800 कूलम कर दिया, वोल्टेज भी हो गया 80 वोल्ट। चार्ज को और हमने बढ़ा दिया, ये देखिए चार्ज को और हमने बढ़ा दिया। जब चार्ज बढ़ेगी तो तीव्रता और बढ़ेगी, तीव्रता बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगी। अब ये जो प्लस है ये इस माइनस को और ज्यादा फोर्स से खींच रहा है। मान लीजिए ये अब खींच रहा है 60 न्यूटन से। अब बताइए अभी भी हवा का एटम का ये माइनस है, ये चालक की ओर आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी भी ये 60 ही लगा रहा है, जबकि इस हवा के एटम का प्लस इस माइनस पर कितना लगा रहा है? 670 न्यूटन लगा रहा है। ठीक है, और हमने चार्ज को बढ़ा दिया। हमने चार्ज 900 कूलम चार्ज दे दिया, वोल्टेज 90 वोल्ट हो गया। 90 वोल्ट हो गया। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहां पर चार्ज बढ़ाए और फोर्स बढ़ेगा। अब ये 65 न्यूटन से खींच रहा है। कितना से? 65 न्यूटन से खींच रहा है। अभी भी 70 न्यूटन से 65 न्यूटन क्या कम है। और हमने बढ़ाए 1000 कूलम हमने कर दिया, वोल्टेज हो गया 100 वोल्ट। 1000 कूलम हमने इस पर चार्ज दे दिया, यानी चार्ज को बहुत ही ज्यादा हमने कर दिया। जो ही चार्ज को हमने 1000 कूलम किया, 1000 कूलम, तो यहां पर जो फोर्स है इसका, अब इसका फोर्स हो गया 70 न्यूटन। कितना हो गया? 70 न्यूटन हो गया। अब देखिए, अब दोनों का फोर्स बराबर है। चालक पर जो चार्ज है वो भी 70 न्यूटन से इस माइनस को खींच रहा है, और हवा का जो एटम का चार्ज है प्लस, वो भी 70 न्यूटन से इस माइनस को खींच रहा है। ये माइनस कहां जाएगा? आंसर अभी भी कहीं नहीं जाएगा। ओके, अभी भी कहीं नहीं जाएगा। अब हमने क्या किया कि इस पर चार्ज 1000 कूलम है। अब इस चालक को हमने क्या किया? यहां से एक चार्ज और दिया, एक ही प्लस दिया, एक चार्ज और बढ़ा दिया हमने, एक चार्ज और हमने इसको दिया। अब एक चार्ज और हमने इसको दे दिया, ये देखिए एक चार्ज हमने और दिया। अब इसका चार्ज टोटल कितना हो गया? 1 कूलम को हटाइए, अब इसका चार्ज हो गया 1001 हो गया। अब जो ही एक चार्ज देंगे, चार्ज बढ़ेगी तो तीव्रता बढ़ेगी, तीव्रता बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगी। अब ये 70 से फोर्स क्या हो गया? थोड़ा सा अधिक हो गया। जो ही थोड़ा सा अधिक होगा, अब ये चालक का जो प्लस है इस माइनस को अपनी ओर खींच लेगा। अब ये हवा का एटम का जो माइनस है, ये हवा के एटम्स का साथ छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो चालक का प्लस है वो ज्यादा फोर्स से खींच रहा है। अब यहां से ये माइनस यहां से हटेगा, ये देखिए यहां से टूटेगा और इधर आ जाएगा एक माइनस। ये देखिए एक माइनस कहां आ गया? चालक पर आ गया। देखिए इधर से एक प्लस हमने दिया, इधर से एक माइनस आया, तो एक प्लस हमने दिया। पहले 1000 था,
एक प्लस हमने दिया तो 1001 हो गया, और एक माइनस भी आया चालक पर, तो एक माइनस भी जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो गया 1000। देखिए अब इस चालक पर कितना चार्ज है 1000 चार्ज है, 1000 चार्ज है मात्र। अब ये एक माइनस यहां से छूटकर चालक पर आ गया, तो अब ये जो एटम है ये एटम इसके पास क्या बचा, एक प्लस बचा। क्या बचा, एक प्लस। पहले ये उदासीन था, इसका चार्ज 0 था, लेकिन अब इसका चार्ज 0 नहीं है, अब इसका चार्ज क्या हो गया +1 हो गया, +1 इसका चार्ज हो गया। ये देखिए इसका चार्ज, इस हवा का जो मॉलिक्यूल्स है इसका चार्ज +1 हो गया। पहले ये उदासीन था, क्यों, क्योंकि ये उदास जितना प्लस था उतना माइनस था। अब यहां से एक माइनस इसका साथ छोड़कर चालक पर आ गया, तो एक प्लस इसका फ्री हो गया, तो इस पर एक चार्ज आ गया। हमने क्या किया, एक और यहां पर प्लस जोड़ा, एक और प्लस चार्ज इसको दिया। जो ही एक और प्लस चार्ज देंगे तो ये मॉलिक्यूल्स, ये जो हवा का मॉलिक्यूल्स है, ये इस प्लस का, ये जो हवा का माइनस है ये इस प्लस का साथ छोड़ेगा और साथ छोड़कर इसके साथ आ जाएगा। ये देखिए इसके साथ आ गया, तो जोड़िए। देखिए हमने इधर से एक और प्लस दिया, तो एक प्लस इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया 1001 हो गया। एक प्लस इधर से गया तो एक माइनस भी आया, इधर से माइनस एक टूटकर चालक पर आया, तो एक माइनस इस पर जोड़िए, कितना हो गया 1000। देखिए अभी भी इस कंडक्टर का चार्ज कितना है 1000 ही है, जबकि हम इसको चार्ज दिए जा रहे हैं फिर भी 1000 ही है। ओके, तो यहां पर जब ये माइनस इसका साथ छोड़ देगा तो यहां क्या बचा +1। अब इसका चार्ज क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, इसका चार्ज +1 हो जाएगा इसका चार्ज। और इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाइए, ये देखिए 1000, एक और चार्ज इसको दीजिए, एक और प्लस ई चार्ज देते हैं इसको हम लोग। जो ही एक और प्लस चार्ज देंगे ये क्या करेगा, अब इस माइनस को अपनी ओर खींच लेगा, ये माइनस इधर खींचा जाएगा, 1 माइनस, एक माइनस खींचा जाएगा। अब इधर से हमने एक जोड़ा, तो 1000 में एक जोड़ देते कितना हो जाएगा 1001। इधर से एक गया और इधर से एक माइनस आया चालक पर, तो -1 कर दीजिए, कितना आएगा 1000 आएगा। देखिए अभी भी इस चालक का चार्ज कितना है 1000 ही है, अभी भी चार्ज 1000 ही है। अब यहां देखिए, यहां पर पहले ये एटम उदासीन था क्योंकि प्लस और माइनस की संख्या समान था। अब ये उदासीन नहीं है क्योंकि इसका माइनस यहां से इसका साथ छोड़ दिया। अब इस पर कितना चार्ज आएगा +1 चार्ज आ जाएगा। अब ये उदासीन नहीं रहा, इस जीरो को मैं मिटा देता हूं, इस जीरो को मैं मिटा देता हूं। अब गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पर इस चालक पर 100, 200, 300, 800, 900, 1000 तक ये चार्ज को लिया था, 1000 तक। अब 1000 के बाद जब इसको चार्ज हम दे रहे हैं वो चार्ज नहीं ले रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए 1000 के बाद ये चार्ज हमने दिया, 1001 हुआ, एक चार्ज इधर से दिया, एक माइनस इधर से आया, टोटल कितना हुआ 1000। फिर हमने एक चार्ज दिया, एक चार्ज इधर से गया, एक चार्ज माइनस इधर से आया, टोटल कितना 1000। यानी 1000 के बाद जब इस चालक को हम चार्ज देते हैं तो ये चार्ज नहीं लेता है, इसका टोटल चार्ज क्या होता है 1000 ही होता है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब इस चार्ज की कैपेसिटी क्या हो गया, समाप्त हो गया, चार्ज की कैपेसिटी समाप्त हो गया। ये 1000 से ज्यादा चार्ज नहीं ले सकता है। और आप सोचिए ना, मान लीजिए कि एक बाल्टी है, उसकी कैपेसिटी 30 लीटर है, ये बाल्टी है, एक बाल्टी, उसकी कैपेसिटी 30 लीटर है। अब हमने 30 लीटर पानी भर दिया। अब 30 लीटर पानी भरने के बाद ऊपर से 1 लीटर पानी देंगे तो क्या होगा, इधर से देंगे उधर से पानी निकल जाएगा, इधर से 1 लीटर देंगे उधर से 1 लीटर निकल जाएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी समाप्त है। उसी तरह यहां पर 1000 जब हुआ था तो इसकी कैपेसिटी समाप्त। अब देखिए एक चार्ज, एक प्लस इधर से दे रहे हैं और एक प्लस हवा में ये क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। एक प्लस इधर से दे रहे हैं, एक प्लस हवा में क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। यानी ये भर चुका है, इधर से प्लस दीजिएगा इधर से निकल रहा है। एक प्लस यहां दे रहे हैं, एक प्लस यहां पर हवा में क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। यानी इसकी कैपेसिटी क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो एक चीज, इसकी कैपेसिटी कब तक समाप्त नहीं हुआ था, आंसर है जब तक कि हवा का इस मॉलिक्यूल का, हवा के इस एटम का ये माइनस उसका साथ नहीं छोड़ दिया हो। यानी प्लस माइनस जब तक अलग नहीं हुआ था तब तक ये चार्ज ले रहा था। जो ही हवा का ये प्लस माइनस एक दूसरे का साथ छोड़ा, चार्ज लेना बंद कर दिया।
यानी हवा का चार्ज यूं ही टूटा, एटम्स टूटा, ये चार्ज लेना बंद कर दिया। अब हवा का जो ये प्लस माइनस अलग हुआ, इस प्रक्रिया को हम आयनीकरण कहते हैं। आयनीकरण, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन। तो यहां पर हवा का क्या हो गया, आयोनाइजेशन हो गया। आयोनाइजेशन होने का मतलब प्लस और माइनस का अलग होना, ब्रेक डाउन होना। इसको हम ब्रेक डाउन भी बोल सकते हैं, ब्रेक डाउन। हवा का क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो जब तक ब्रेक डाउन नहीं हुआ माध्यम का, तब तक ये कंडक्टर चार्ज ले रहा था। जो ही ब्रेक डाउन हुआ, ये चार्ज लेना बंद कर दिया। तो आपसे आपके एग्जाम में पूछे किसी चालक को कब तक चार्ज दिया जा सकता है, तो आंसर है जब तक कि उस माध्यम में, जिस माध्यम में चालक रखा हुआ है, उस माध्यम का आयनीकरण ना हो जाए, उस माध्यम का ब्रेक डाउन ना हो जाए, तब तक ये क्या करेगा, चार्ज लेता रहेगा। जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा। ब्रेक डाउन होगा क्या होगा, इधर से एक प्लस देंगे, माध्यम का एक माइनस आएगा, तो टोटल वही रहेगा, और एक प्लस फ्री हो गया। यानी इधर से एक प्लस दिए, इधर से एक प्लस फ्री हो गया। तो जब तक माध्यम से पानी में हमने एक कंडक्टर को रखा, कब तक उसको चार्ज देंगे, जब तक कि पानी के एटम का, पानी के मॉलिक्यूल्स का आयनीकरण ना हो जाए, जब तक कि उसके प्लस और माइनस अलग नहीं हो जाए। आइसक्रीम में रखे, जब तक कि आइसक्रीम का पोलराइजेशन, आयोनाइजेशन ना हो जाए, तब तक उसको हम चार्ज देते रह सकते हैं। तो इसका आयनीकरण, इसका ब्रेकडाउन, जो ये हवा है, इसका ब्रेकडाउन कितना पर हुआ, आंसर इसका ब्रेकडाउन 1000 चार्ज पर हुआ, 100 वोल्ट पर हुआ। कितने वोल्ट पर, 100 वोल्ट पर। तो ये महत्तम है, सॉरी 100 वोल्ट पर नहीं हुआ, 100 के बाद हुआ। 100 तक तो इसको हम चार्ज दे ही सकते हैं, 100 के बाद जो वोल्टेज होगा, उसके बाद इसका ब्रेकडाउन हुआ। तो ये 100 क्या है, ये 100 वोल्ट महत्तम वोल्टेज है, जहां तक हवा का ब्रेकडाउन नहीं हुआ था। देख रहे हैं, 100 वोल्ट तक 1000 चार्ज लिया, अब 1000 के बाद एक जोड़ रहे हैं, वोल्टेज बढ़ेगा, जो ही बढ़ाया इसका ब्रेकडाउन हो गया। तो ये 100 महत्तम वोल्टेज है, जिस पर इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है, और जो ही इसे बढ़ाते हैं इसका ब्रेकडाउन हो जाता है माध्यम का। तो वह महत्तम वोल्टेज जहां तक किसी माध्यम का ब्रेकडाउन नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं उस माध्यम की पारा वैद्युत शक्ति। पारा याद कीजिए, मैं पढ़ा चुका हूं, पारा वैद्युत शक्ति। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये पारा वैद्युत शक्ति। तो हवा की पारा विद्युत शक्ति हम यहां क्या बोल सकते हैं, 100 वोल्ट बोल सकते हैं, क्योंकि अभी यह हवा है। लेकिन हवा का 100 वोल्ट होता नहीं, बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो यहां से एक चीज समझ आ रहा है कि यदि हम पारा, किसी माध्यम की, किसी कुचालक की पारा विद्युत शक्ति को पार करते हैं, तो उसकी आयोनाइजेशन हो जाएगा, और आयोनाइजेशन हो जाएगा तो चालक की जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है, वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो कोई चालक कब तक चार्ज ले सकता है, आंसर है जिस माध्यम में वो रखा हुआ है, उस माध्यम के पारा विद्युत शक्ति जितनी होगी, उतना वोल्टेज तक वो चार्ज ले सकता है। मान लीजिए इस चालक को हमने एक दूसरा माध्यम में रख दिया, मान लीजिए यहां पर ये हवा नहीं है, यहां पर मान लीजिए माइका है। कौन सा माध्यम, माइका है, माइका। अब माइका की जो पारा विद्युत शक्ति है, वो मात्र 80 वोल्ट है। कितना, 80 वोल्ट है। तो 80 वोल्ट पर ही माइका क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। 80 वोल्ट के बाद ही ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये चालक माइका वाले माध्यम में कितना चार्ज ले सकता है, मात्र 800 चार्ज ले सकता है। 80 वोल्ट पर कितना है, 800 चार्ज ले सकता है। 800 के बाद इसको चार्ज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर से दीजिएगा चार्ज उधर से निकलेगा। क्यों, क्योंकि 800 यानी 80 वोल्ट के बाद इस माइका का आयोनाइजेशन हो जाएगा, इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, उसी तरह मान लीजिए इसको माइका में नहीं रखें, इस कंडक्टर को हमने पेपर में रख दिया, और पेपर की जो पारा विद्युत शक्ति है वो मात्र ये 20 वोल्ट है। कितना है, 20 वोल्ट। यानी पेपर मैक्सिमम कहां तक अपने मॉलिक्यूल्स को बांध कर रख सकता है, 20 वोल्ट तक रख सकता है। 20 के बाद इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा पेपर का। तो देखिए, तो ये पेपर माध्यम में रखा जाएगा, तो इस चालक को कितना चार्ज दे सकते हैं, 20 वोल्ट पर कितना, 200। तो जब इसको पेपर में रखेंगे तो ये 200
200 ही चार्ज लेगा, 200 के बाद ये चार्ज, 200 के बाद ये चार्ज नहीं लेगा। तो एक चीज क्लियर है कि जो किसी देखिए चालक वही है, माध्यम चेंज कर रहे हैं, इसकी कैपेसिटी चेंज हो रही है। पेपर है तो 200 कूलम 200 ही ले रहा है, माइका है तो 800 ले रहा है, हवा है तो 1000 ले रहा है। इसका मतलब किसी चालक की जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है वो किस पर निर्भर करता है, मीडियम पर निर्भर करता है। और मीडियम के किस गुण पर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है, उसकी परावैद्युत शक्ति पर निर्भर करता है कि उसकी परावैद्युत शक्ति कितनी होती है। और सबसे अधिक परावैद्युत शक्ति होती है हवा की। याद रखिएगा, मैं बता चुका हूं 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर यह हवा की परावैद्युत शक्ति होती है, 30 लाख वोल्ट पर मीटर। यानी यहां पर हम प्रति मीटर इतना वोल्टेज उत्पन्न कर देंगे कि वो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 30 लाख को पार कर जाए, तो चार्जेस हवा में भी दौड़ना शुरू कर देगा। हालांकि ये बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो किसी भी चालक की जो कैपेसिटी होगी वो किस पर निर्भर करेगी, माध्यम पर, कि किस माध्यम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना अधिक है। जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितना अधिक होगा उस माध्यम में चालक उतना ही चार्ज को क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसका होता है, हवा का हम लोग बोल सकते हैं। तो हवा में ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है चालक। ओके, अब मान लीजिए कि एक चालक है, जैसे तार, ये तार है कॉपर का और इसके ऊपर एक रबर लपेटा हुआ, एक पदार्थ को चालक पदार्थ लपेटा हुआ। तो ये जो कॉपर का तार है ये किस माध्यम में है, ये ऊपर जो कुचालक पदार्थ है उस माध्यम में है। अब ऊपर जो कुचालक पदार्थ है माध्यम में, उसकी परावैद्युत शक्ति है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 1100 वोल्ट, 1100 वोल्ट। अब इसके अंदर जो तार गया है उस तार से 1100 वोल्ट का ही करंट पास होनी चाहिए। यदि उससे अधिक वोल्टेज होगी तो क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा। आयोनाइजेशन हो जाएगा तो फिर इस कॉपर से तार निकलकर इस कुचालक पदार्थ पर चला आएगा, जिसके कारण हीट होगा और उसके कारण ये गल जाएगा। कभी कभी शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है, आप देखते होंगे तार को पिघलते हुए देखते होंगे। ये जो कभी कभी घर में तार पिघल जाता है तो समझ लीजिए वहां पर यही प्रोसेस हुआ कि तार की जो कैपेसिटी है ना उससे ज्यादा आपने उसको चार्ज दे दिया, उससे ज्यादा आपने उसको ये वोल्टेज दे दिया, क्योंकि जिस माध्यम में वो तार था, कॉपर था, उस माध्यम की कैपेसिटी मात्र कितनी थी, 1100 वोल्ट थी, और आपने उसको ज्यादा पर रख दिया, 1200 1500 वोल्ट पर रख दिया। तो क्या होगा, उसके ऊपर जो माध्यम था कुचालक पदार्थ उसका आयोनाइजेशन हो गया। ओके, तो कब तक चार्ज दे सकते हैं, जब तक कि माध्यम का आयोनाइजेशन नहीं हो जाए, यानी माध्यम का ब्रेकडाउन नहीं हो जाए। ये चीज आपको समझ आ गया होगा। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है किसी चालक को कब तक चार्ज दिया जा सकता है, जब तक कि जिस माध्यम में चार्ज रखा हुआ है उस माध्यम का आयोनाइजेशन नहीं हो जाए, ब्रेकडाउन नहीं हो जाए। ओके, अब एक सवाल और कि किसी चालक की धारिता को हम कैसे बढ़ाएंगे, किसी चालक की धारिता को बढ़ाने का क्या तरीका है, किसी चालक की धारिता को कैसे बढ़ाई जा सकती है। आपके एग्जाम में पूछेगा किसी चालक, मैं सभी पीडीएफ में दे दूंगा। ये पहला, किसी चालक को कब तक चार्ज दिया जा सकता है। दूसरा, किसी चालक की धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो हमारे पास धारिता के बहुत सारे फॉर्मूला है। C बराबर होता है 4πε0 इंटू R, C बराबर होता है Q/V, ये भी होता है एक फॉर्मूला। ये देखिए 2 फॉर्मूला होता है। तो किसी चालक की धारिता बढ़ाने का पहला रीजन है, देखिए चालक की धारिता अब हम चालक की धारिता को बढ़ाने जा रहे हैं, और धारिता को बढ़ाएंगे तो एनर्जी स्टोर करने की क्षमता अधिक होगी, और एनर्जी स्टोर करने की क्षमता अधिक होगी तो उसको हम कैपेसिटर बोल देंगे। यानी अब हम कैपेसिटर बनाने जा रहे हैं। कुल मिलाकर कैपेसिटर कैसे बनेगा और किस सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो किसी चालक की धारिता बढ़ाने का पहला यह है कि अभी आपने देखा कि उस माध्यम की क्या बढ़ा दीजिए, माध्यम को चेंज कर दीजिए। जैसे माइका है तो माइका को हटाकर हवा दे दीजिए। क्यों? क्योंकि हवा की परावैद्युत शक्ति अधिक होता है, वो ज्यादा वोल्टेज पर ब्रेकडाउन होता है।
तो पहला तो है माध्यम चेंज करके, माध्यम चेंज करके, ये अभी तुरंत आपने पढ़ा है इसमें। दूसरा क्या है, ज्यामिति चेंज करके, यानी त्रिज्या को बढ़ा देंगे। जितनी अधिक त्रिज्या होगी उतना ज्यादा वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा। तो दूसरा होगा त्रिज्या बढ़ाकर, चालक की त्रिज्या बढ़ाकर। तीसरा क्या है, देखिए किसी चालक की धारिता बढ़ाने का तरीका पर है। पहला माध्यम चेंज करके, दूसरा त्रिज्या बढ़ाकर, तीसरा चार्ज बढ़ाकर नहीं, वोल्टेज बढ़ाकर नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि चार्ज और वोल्टेज एक दूसरे के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्यू समानुपाती भी होता है। चार्ज बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो क्या हमारे पास कोई तीसरा तरीका है? आंसर है। मान लीजिए कि हम इस चार्ज को नियत रख दे, इस चार्ज को कांस्टेंट रख दे, तब वोल्टेज को कम करेंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी Q को नियत कर V को घटाकर, देखिए चार्ज नियत है, चार्ज में कोई छेड़खानी नहीं। अब V को हम घटाएंगे तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। चार्ज को कांस्टेंट करके V को घटाएंगे तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। अब क्या ऐसा संभव है कि हम चार्ज को कांस्टेंट रखकर वोल्टेज को घटा दें? आंसर संभव हो सकता है। देखिए ऐसे तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि चार्ज बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ेगी। यदि हम चार्ज को ही नियत कर दे, चार्ज को नहीं बढ़ाएं और वोल्टेज को घटा दें, तो बताइए चार्ज नियत रहेगी और वोल्टेज घटेगा, नीचे वाले घटेगा तो ये धारिता क्या होगा, बढ़ेगा। तो किसी चालक की धारिता बढ़ाने का तीसरा तरीका क्या होगा, Q को नियत रखकर वोल्टेज को क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास, ये ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, ये एक टैंक है और ये दूसरा टैंक है। हमने इसमें 10 लीटर पानी दिया, यहां तक भरा, इसमें 10 लीटर पानी दिया, यहीं तक भरा, इसमें फिर 10 लीटर दिया, यहां तक भर गया, इसमें 10 लीटर दिया, यहां तक भरा, इसमें 10 लीटर दिया, यहां तक भरा, इसमें 10 लीटर फिर दिया, यहां तक, इसमें 10 लीटर दिया, ये फुल भर गया, इसमें 10 लीटर और दिया, ये यहां भर गया। इसमें कितना लीटर, 40 लीटर, इसमें भी कितना लीटर, 40 लीटर। देखिए दोनों में 40-40 लीटर है, लेकिन पहले वाले की कैपेसिटी समाप्त है, इसकी कैपेसिटी क्या है, समाप्त है। इसकी कैपेसिटी यानी इसकी जो धारिता है, कैपेसिटी है, वो कम है, इसकी कैपेसिटी कम है, ये समाप्त हो गया कैपेसिटी। लेकिन इसकी कैपेसिटी क्या अधिक है, इसकी कैपेसिटी, ये देखिए इसकी धारिता अधिक है, इसकी धारिता अधिक है। अब आप सोचिए क्यों इसकी धारिता अधिक है और इसकी धारिता क्यों कम है, जबकि दोनों में जो पानी है, इसमें भी 40 लीटर और इसमें भी पानी क्या है, 40 लीटर है। ऐसा क्यों? तो आंसर है, देखिए इसमें जो पानी का हाइट है वो क्या है, बहुत अधिक है। पानी का हाइट बहुत अधिक है। और अभी मैंने जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था, हाइट का मतलब वोल्टेज, यानी इसमें वोल्टेज भी क्या है, अधिक है। और इसमें देखिए हाइट कम है, इसलिए इसका वोल्टेज भी क्या है, कम है, वोल्टेज पोटेंशियल कम है। तो देखिए जिसका वोल्टेज जितना अधिक होगा उसकी धारिता क्या होगी, उतनी कम होगी। वोल्टेज जितना अधिक होगा उसकी धारिता क्या होगी, उतना ही कम होगी। मैं माध्यम की बात नहीं कर रहा हूं, हाइट की बात कर रहा हूं। तो एक चीज है कि वोल्टेज कम होने से धारिता क्या होगी, अधिक होगी। और यहां भी दिख रहा है, ये देखिए वोल्टेज यदि कम होगा भी तो धारिता क्या होगी, अधिक होगी। वोल्टेज कम होगा तो धारिता क्या होगी, अधिक होगी। और किसको नियत रखना है, चार्ज को। यहां पर देखिए पानी को हम दोनों में क्या रख रहे हैं, नियत रख रहे हैं। तो एक चीज क्लियर हो गया कि चार्ज को नियत रखकर यदि हम वोल्टेज को कम कर दे तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब क्या ऐसा संभव है कि हम चार्ज को नियत रखकर वोल्टेज को कम कर सके? हो सकता है। कैसे हो सकता है, सुनिए, मैं इसको बता रहा हूं, यहीं पर मैं बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए हमारे पास ये एक चालक है, ये एक चालक है और इस चालक के पास पॉजिटिव चार्ज है। ये वाला चालक, यही वाला चालक, ये वाला चालक मान लीजिए, ओके।
इसके पास कितना चार्ज है, ये कितना चार्ज ले सकता है 1000, 1000 ये चार्ज ले सकता है। इसकी कैपेसिटी 1000 की आप जानते हैं, और 1000 कैपेसिटी है चार्ज की क्यू की, और इसका वोल्टेज कितना है 100, वोल्टेज 100 है इसकी। अब इसकी अभी कैपेसिटी निकाल लीजिए धारिता। इस प्लेट, ये पहला प्लेट मान लीजिए, इस प्लेट की धारिता C बराबर क्या होता है Q/V। तो धारिता C बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास Q/V। Q का मान कितना है 1000 कूलम और V का मान 100 वोल्ट। तो C बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए 10 कूलम पर वोल्ट। तो इसकी धारिता, इस चालक की धारिता कितना हुआ 10 कूलम पर वोल्ट। यानी ये चालक 1 वोल्ट में कितना चार्ज ले सकता है 10 कूलम, फिर 1 वोल्ट में कितना लेगा 10 कूलम, फिर 1 वोल्ट में कितना लेगा 10 कूलम लेगा ये। ओके, अब इसकी धारिता 10 कूलम है, यानी 1 वोल्ट में ये 10 कूलम लेगा। हम चाहते हैं कि ये 1 वोल्ट विभव में 20 कूलम ले, तो क्या करेंगे, इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। लेकिन इसकी कैपेसिटी हम बढ़ा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसकी कैपेसिटी समाप्त है। 1000 इसकी कैपेसिटी है, 1000 इसकी कैपेसिटी है चार्ज रखने की। तो अभी इसकी धारिता 10 है, या 1000 भी बोल सकते हैं। 1000 इसकी टोटल कैपेसिटी है, और 10 इसकी क्या है प्रति वोल्ट कैपेसिटी है। अब हमने इसकी कैपेसिटी को बढ़ानी है, क्या करेंगे, देखिए हमें ये चालक इसकी चार्ज अभी 100, ये 1000 ही चार्ज ले सकता है ये, और इसकी धारिता कितनी है 10 है। हम इसकी धारिता को बढ़ाना चाहते हैं, ज्यादा चार्ज चाहते हैं हम, ये 1000 से ज्यादा चार्ज लें। क्या करेंगे, देखिए 1000 से ज्यादा चार्ज दे रहे हैं तो बढ़ ही नहीं रहा इसका चार्ज। आपने देखा था अभी एक्सपेरिमेंट मैंने किया था। तो हम क्या करते हैं, इसी तरह का एक और चालक ले आते हैं, और उस चालक को इस चालक के बहुत नजदीक रख देते हैं। ये देखिए बहुत नजदीक रख देते हैं, ये देखिए दूसरा चालक है, और ये उदासीन है। कैसा है, उदासीन है। उदासीन कहने का मतलब जिसमें जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा माइनस होगा, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, इसमें उदासीन है। अब जो ही इस आवेश, ये उदासीन चालक को इस आवेशी चालक के नजदीक लाएंगे तो आपको पता है क्या होगा, एक उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के नजदीक लाते हैं तो क्या होता है, आंसर है प्रेरण प्रक्रिया होती है। यानी इसका जो प्लस है इस उदासीन वाले माइनस को क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। ये देखिए इसके माइनस को अपनी ओर खींच लेगा, और प्लस को इधर धक्का दे देगा। ये देखिए प्लस को इधर धक्का दे दिया। ओके, ये प्रेरण हो गया। अब आप सोचिए जरा, यहां पर पहले वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट, यहां पर वोल्टेज कितना, इस चालक, पहले चालक के नजदीक वोल्टेज कितना है V बराबर 100 वोल्ट। अब यहां पर इस चालक, दूसरे चालक को लाने पर, सेकेंड चालक को लाने पर इसका देखिए माइनस और प्लस अलग हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इस चालक, दूसरे चालक को यहां से हटा लीजिए, फिर से माइनस प्लस इधर उधर हो जाएंगे। तो अभी यहां पर माइनस और प्लस अलग अलग हो गया, इसको हम कहते हैं ध्रुवीकरण होना। ओके, अब इसके जो, इस चालक का जो ये माइनस है, इसके कारण भी यहां पर इस पहले प्लेट के नजदीक कुछ क्या होगा, पोटेंशियल होगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस है और नेगेटिव चार्ज के कारण भी पोटेंशियल होता है, और नेगेटिव चार्ज के कारण कैसा पोटेंशियल होता है, नेगेटिव पोटेंशियल होता है। अब इस माइनस के कारण जो इस पहले प्लेट के नजदीक पोटेंशियल है वो मान लेते हैं 70 वोल्ट, और ये क्या होगा -70 वोल्ट होगा। कितना होगा, -70 वोल्ट होगा। किसके कारण, इस नेगेटिव चार्ज के कारण। ओके, अब इधर देखिए, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण भी इस पहले चालक के नजदीक क्या होगा, पोटेंशियल होगा। अब कितना पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, इतना क्लियर है। लेकिन होगा कितना, 70 या 70 से, ये 70 होगा या उससे कम होगा, उससे कम होगा। क्यों, क्योंकि इसकी दूरी अधिक है। देखिए ये ज्यादा दूर है, तो ज्यादा दूरी है, इसकी दूरी अधिक होने से इसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी पोटेंशियल मात्र यहां पर 20 वोल्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए पोटेंशियल V बराबर होता है 1/4 Q/R। दूरी अधिक होगा तो पोटेंशियल कम है। किसकी दूरी अधिक है, प्लस वाले की, इसलिए पोटेंशियल 20 वोल्ट होगा, और माइनस वाले की दूरी कम है, इसलिए इसका पोटेंशियल थोड़ा सा 70 है। ओके, तो पहले चालक के नजदीक टोटल पोटेंशियल कितना हुआ, निकालिए। अब टोटल पोटेंशियल V कितना है 100,
पहले ये पहले चालक का अपना तो 100 है और इसका कितना हो गया -70 और ये प्लस का कितना हो गया +20 बराबर टोटल कितना हुआ ये देखिए ये 50 वोल्ट। यानी पहले चालक का वोल्टेज 100 था, अब दूसरे किसी उदासीन चालक को लाए तब इसका वोल्टेज कितना हो गया 50। देखिए वोल्टेज क्या हो गया घट गया, वोल्टेज क्या हो गया घट गया, जबकि चार्ज अभी भी कितना है 100 है। यानी चार्ज को नियत रखकर हमने वोल्टेज को घटा दिया। अब वोल्टेज घट गया तो धारिता बराबर क्या होगा, धारिता बराबर होगा C2 ले लीजिए, धारिता बराबर हो जाएगा चार्ज बट्टा वोल्टेज। चार्ज कितना है 1000, वोल्टेज अब कितना हो गया 50 बराबर कितना हो जाएगा ये 0 0 कैंसिल 20 कूलम पर वोल्ट। ये देखिए अब इस चालक की धारिता, ये जो पहला चालक अब इसकी धारिता कितना हो गया 20 कूलम पर वोल्ट हो गया। पहले इसकी धारिता कितनी थी 10 कूलम पर वोल्ट थी। पहले ये 1 वोल्ट में 10 ही कूलम चार्ज लेता था, अब ये 1 वोल्ट में कितना ले रहा है 20 कूलम चार्ज ले रहा है। यानी अब इसकी धारिता क्या होगी बढ़ गई, यानी हमने इस चालक की धारिता को बढ़ा दिया, कैपेसिटी को बढ़ा दिया हमने। जैसे मान लीजिए एक बोरा है, उसमें हमने कबारा जो लकड़ी उकड़ी है उसको हमने भरा, अब उसकी क्षमता समाप्त होगी। अब उसकी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे ऐसे ऐसे करके झोल झाल देंगे तो थोड़ा सा वो दबेगा तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। उसी तरह पहले इसकी कैपेसिटी 10 कूलम पर वोल्ट थी, अब हमने इसकी वोल्टेज को कम करके इसकी कैपेसिटी 20 कूलम पर वोल्ट कर दिया, यानी थोड़ा सा झोल झाल दिया, इसको कैपेसिटी बढ़ गई। हम चाहते हैं इसकी कैपेसिटी और बढ़े, हम चाहते हैं और चार्ज स्टोर करें और एनर्जी स्टोर करें, तो क्या करेंगे आंसर है कि हम यहां पर अर्थिंग कर देंगे। ये देखिए अर्थिंग कर दिया हमने। जो ही अर्थिंग करेंगे तो ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज है, ये देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी कुछ वोल्टेज होगी, हाई वोल्टेज होगी, और अर्थ का वोल्टेज क्या है लो है, तो चार्ज हमेशा कहां से कहां जाता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर। तो ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है सभी के सभी कहां चला जाएगा अर्थ में चला जाएगा। या फिर इसी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अर्थ के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज का कनेक्शन अर्थ से करेंगे तो ये प्लस क्या करेगा अर्थ से एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और खुद को न्यूट्रल कर लेगा। क्यों? क्योंकि प्लस चलना नहीं चाहता, इसकी मास होती है ज्यादा, अधिक मास होती है, इसलिए जब इसका कनेक्शन अर्थ से करेंगे तो ये अर्थ से ही एक इलेक्ट्रॉन निकालकर खुद को न्यूट्रल कर लेगा। दोनों चीज सही है। आप बोल सकते हैं अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस सभी पॉजिटिव को समाप्त कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये सभी पॉजिटिव कहां चला जाएगा अर्थ में चला जाएगा। अर्थ की पोटेंशियल 0 होती है, आप उसको इलेक्ट्रॉन दीजिए या ऐसे इलेक्ट्रॉन निकालिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो जो ही अर्थ सेट करेंगे तो इसका सारा पॉजिटिव चार्ज यहां से क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। देखिए सेकंड स्थिति क्या बनेगा, ये बनेगा सेकंड स्थिति, ये देखिए ये प्लस। अब इस पर क्या बचेगा, अब इस पर केवल माइनस चार्ज बचा, ये पहला कंडक्टर ये दूसरा कंडक्टर, केवल माइनस बचा। अब इसकी कैपेसिटी चार्ज कितना है 1000। देखिए चार्ज के साथ हम कुछ नहीं कर रहे, चार्ज जो है उतना ही है, चार्ज 100। इसका वोल्टेज पहले कितना था 100, चार्ज 1000 है, वोल्टेज कितना है 100। अब यहां पर देखिए प्लस तो हट गया, अब इस माइनस के कारण इस पहले कंडक्टर के नजदीक कितना वोल्टेज है, कितना वोल्ट है -70 वोल्ट, -70 वोल्ट है। अब यहां देखिए यहां पहले प्लस था तो इस प्लस के कारण इस पहले कंडक्टर के नजदीक कितना पोटेंशियल था 20। अब ये माइनस यहां से समाप्त हो गया, ये 20 भी क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो अब यहां पर पहले कंडक्टर के नजदीक टोटल वोल्टेज कितना हो गया ये 100 और ये -70। देखिए ये +20 समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर प्लस को कहां कर दिया अर्थ में डिस्चार्ज कर दिया। अब टोटल वोल्टेज कितना हो गया 100 में से 70 जाएगा 30 वोल्ट। ये देखिए वोल्टेज और कम गया, पहले 100 था, पहले 100 था, उसके बाद 50 हुआ, अब क्या होगा अब 30 हो गया। अब धारिता निकालिए इस स्थिति में, अब इसकी धारिता होगा Q/V। Q का मान कितना है 1000 और V का मान कितना है 30। ये देखिए 0 0 कैंसिल, 33.3 कूलम पर वोल्ट, यानी 33 कूलम पर वोल्ट। इसकी धारिता बढ़ गया और बढ़ गई, अब ये 1 वोल्ट में 33 कूलम चार्ज ले सकता है। देखिए हमने धारिता बढ़ा दिया, पहले इसकी धारिता थी
10 कूलम पर वोल्ट, 1 वोल्ट में 10 कूलम चार्ज स्टोर करता था। फिर हमने इसकी धारिता बढ़ा दिया 20 कूलम पर वोल्ट, और इसकी धारिता हमने बढ़ा दिया 33 कूलम पर वोल्ट, यानी इसकी धारिता हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। एंड दिस नाउ दिस इज कैपेसिटर। इसी डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटर बोलेंगे। ये हमारा कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर का आप सारा चीज समझ रहे हैं। देखिए ये एक नॉर्मल चालक था पहले, इसकी धारिता 10 थी, हमने एक उदासीन चालक को लाया तो उन्होंने इसकी धारिता को बढ़ाकर कितना कर दिया? 20 कर दिया, वोल्टेज घटा दिया। और उसको जब हम भूसंपर्कित करते हैं, अर्थेट करते हैं, और इसकी धारिता बढ़ जाती है, क्योंकि वोल्टेज और क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और कैसे होता है? सारा प्रोसेस अभी आपने देखा है। तो किसी चालक की धारिता को बढ़ाया जा सकता है, उसकी चार्ज को नियत रखकर और वोल्टेज को घटाकर धारिता को बढ़ाया जा सकता है। इसी को हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटर बोलेंगे। तो आपको पूछेगा फिर से, किसी चालक को कब तक चार्ज दिया जा सकता है? जब तक कि माध्यम का आयनीकरण न हो जाए। किसी चालक की धारिता कैसे बढ़ाई जाएगी? माध्यम चेंज करके, त्रिज्या बढ़ाकर, Q को नियत रखकर, वोल्टेज को घटाकर। फिर पूछेगा संधारित्र कैपेसिटर का सिद्धांत क्या है? तो हम बोलेंगे जब किसी आवेशित चालक के नजदीक, ये देखिए आवेशित चालक है, जब किसी आवेशित चालक के नजदीक उदासीन चालक को रखा जाता है तो उदासीन चालक को रखने से आवेशित चालक का वोल्टेज घट जाता है, जिसके कारण आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है। इस सिद्धांत को संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। फिर से संधारित्र का सिद्धांत याद रखिए, जब किसी आवेशित चालक के नजदीक उदासीन चालक को रखा जाता है तो उदासीन चालक को रखने से आवेशित चालक की विभव वोल्टेज घट जाती है, जिसके कारण उसकी धारिता बढ़ जाती है। इससे संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। तो मैंने जो लिखा था कि संधारित्र दो चालक पट्टिकाओं का निकाय है, तो आपको समझ आ गया दो क्यों है? क्योंकि एक तो चार्ज है और दूसरा क्यों आता है उसके नजदीक? इसलिए ताकि उसके वोल्टेज को घटाकर उसकी धारिता को क्या कर सके? बढ़ा सके। पहले तो थोड़ा कम बढ़ाता है, जब भूसंपर्कित कर देते हैं तो और बढ़ा देता है उसकी धारिता को। उसके बाद जिसकी आवेश तथा ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। देखिए ये जो सिंगल चालक है ये मात्र 1000 ही चार्ज ग्रहण करेगा, लेकिन अब जो ये सिस्टम बना है दो चालक पट्टिका का निकाय, इसकी कैपेसिटी बहुत अधिक हो गई है। अब ये 1000 नहीं, इससे भी अधिक और चार्ज अब इसमें क्या दे सकते हैं? आप दे सकते हैं इस चालक को। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी क्या हो गई? बढ़ गई है। तो ये संधारित्र कहलाएगा। और इसके बीच में क्या होगा? यहाँ कुछ भी हो सकता है, हवा हो सकता है या कोई भी माध्यम हो सकता है, कुचालक पदार्थ हो सकता है, निर्वात हो सकता है। तो संधारित्र का यहां से एक और परिभाषा बोल सकते हैं कि संधारित्र दो चालक पट्टिकाओं का निकाय है, जिसमें दो चालक पट्टिका एक दूसरे से अल्प दूरी पर हवा, निर्वात या कुचालक पदार्थ के द्वारा अलग रहता है। तो अब जब से हम संधारित्र का सिंबल बनाएंगे, चिन्ह बनाएंगे, इसी तरह का संधारित्र हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, तो संधारित्र का एक और परिभाषा हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा लेक्चर देखकर आज की क्लास को समाप्त कर देंगे। मेरे ख्याल से आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। संधारित्र का मैं एक और परिभाषा लिखा देता हूं, या संधारित्र दो चालक पट्टिकाओं का निकाय है, जिसमें दोनों चालक पट्टिका एक दूसरे से हवा या निर्वात या कुचालक पदार्थ द्वारा विच्छेदित रहता है, विच्छेदित रहता है। ओके, तो आपने देखा कि दो बार करके हमने धारिता बढ़ाया। उसी तरह जिस तरह बोरा में हम कवारी रखते हैं, फूल हुआ तो उसको एक बार झोलते हैं तो उसकी धारिता बढ़ती है, फिर उसमें कुछ हम कवारी रखते हैं,
कबार को रखते हैं, मटेरियल्स को रखते हैं, फिर भरता है तो फिर हम क्या करते हैं, धुरमुस से उसको और ज्यादा ये कर देते हैं और उसकी दाह्यता बढ़ जाती है। उसी तरह हम चालक में करते हैं, पहले एक चालक को लाते हैं उदासीन चालक को, उसकी दाह्यता बढ़ती है, फिर उसको भूसंपर्कित कर देते हैं और उसकी दाह्यता बढ़ जाती है। उसी तरह जिस तरह बोरा को पहले हमने ऐसे झोला, फिर धुरमुस दिया दाह्यता बढ़ाने के लिए। ओके, तो संधारित दो चालक पट्टिकाओं का निकाय जिसमें दोनों चालक पट्टिका एक दूसरे से हवाई निर्वात या कुचालक पदार्थ द्वारा विच्छेदित रहते हैं। ये 3 परिभाषा आप याद रखिएगा। अब यहां से संधारित्र में रिलेटेड कुछ हम टर्म देखते हैं। ये देखिए, संधारित्र को अब हम लोग ऐसे बनाएंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और ये जो दूसरा प्लेट है, देखिए दूसरा प्लेट का कोई काम नहीं है, केवल धारिता बढ़ाने के लिए आता है, वोल्टेज को घटाने के लिए आता है। इस पर प्लस क्यू है और इस पर हम माइनस क्यू मानते हैं। ओके, ये हमारा कैपेसिटर हो गया। इस तरह से आपसे जब भी मैं कैपेसिटर बनाऊंगा इसी तरह बनाऊंगा या इस तरह बनाऊंगा, 2 समांतर रेखाएं और ये 2 सिरा, ये हमारा संधारित्र होगा। जब अब कैसे कभी भी ऐसा सिंबल देखिए वो कैपेसिटर होगा। ओके, अब संधारित्र में जो धन आवेशित पट्टिका होगा उसका एक स्पेशल नाम हम लोग रख देते हैं, उसका नाम हम रखते हैं संग्राहक पट्टिका, कलेक्शन प्लेट। तो याद रखिएगा, संग्राहक पट्टिका किसको कहेंगे, संधारित्र में धन आवेश से आवेशित पट्टिका को संग्राहक पट्टिका कहेंगे। यानी जो पट्टिका चार्ज को स्टोर करेगा उसको हम संग्राहक पट्टिका कहेंगे, और जिसमें चार्ज प्रेरित होगा यानी जो निगेटिव चार्ज वाला होगा उसको कहेंगे संघनक पट्टिका, यानी कंडेंसिंग प्लेट बोलेंगे। तो आज से मैं बोलूंगा पॉजिटिव प्लेट तो आपके दिमाग में संग्राहक पट्टिका, मैं बोलूंगा नेगेटिव प्लेट आपके दिमाग में संघनक पट्टिका। ओके, मैं बोलूंगा संघनक पट्टिका तो आपके दिमाग में नेगेटिव वाला प्लेट, मैं बोलूंगा संग्राहक पट्टिका तो आपके दिमाग में ये वाला पॉजिटिव प्लेट। ये पहला टर्म हो गया, संग्राहक और संघनक पट्टिका। दूसरा टर्म संधारित्र का आवेश। संधारित्र का आवेश आपके एग्जाम में पूछ सकता है, संधारित्र का आवेश, तो संधारित्र का आवेश कितना होगा। देखिए, संधारित्र का जब भी आवेश पूछेगा तो हम इस पट्टिका को नहीं देखेंगे, जो पट्टिका उदासीन प्लेट होगा उसको हम नहीं देखेंगे, हम किसको देखेंगे, संग्राहक पट्टिका को देखेंगे। और संग्राहक पट्टिका पर जो चार्ज होगा वही किसका चार्ज होगा, संधारित्र का चार्ज होगा। संग्राहक पट्टिका पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू, तो संधारित्र का चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा। तो संधारित्र का चार्ज बराबर क्या होगा, संग्राहक पट्टिका पर के आवेश को संधारित्र का आवेश कहते हैं। संग्राहक पट्टिका पर 20 कूलम है तो संधारित्र का चार्ज कितना होगा, 20 कूलम होगा। आप इस चीज को क्या कीजिए, याद रखिए। ओके, अब आपके एग्जाम में पूछ सकता है संधारित्र का नेट चार्ज कितना होता है। देखिए, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो संधारित्र का नेट चार्ज 0 होगा, इसको याद रखिएगा। संधारित्र का नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन संधारित्र पर आवेश कितना होगा, जो संग्राहक पट्टिका पर आवेश होगा वही संधारित्र पर आवेश होगा। तीसरा टर्म, सभी टर्म आपको, संधारित्र का विभव। संधारित्र का विभव, संधारित्र का विभव किसको कहेंगे, आंसर है इस प्लेट को m मान लेते हैं, इस प्लेट को n मान लेते हैं। तो संग्राहक प्लेट और संघनक प्लेट के बीच का जो विभवांतर होगा वो संधारित्र का विभव कहलाएगा। यानी संधारित्र का विभव V बराबर Vm माइनस Vn। इसका क्या मतलब, Vm का मतलब किसका विभव, m प्लेट m का, यानी संग्राहक प्लेट का। Vn कहने का मतलब किसका विभव, संघनक पट्टिका यानी प्लेट n का विभव, और माइनस है यानी संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के बीच का विभवांतर। तो संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के बीच का जो विभवांतर होगा वही क्या कहलाएगा, संधारित्र का विभव कहलाएगा। इसको याद रखिएगा, संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के बीच का विभवांतर संधारित्र का विभव कहलाता है। V बराबर Vm माइनस Vn, ये याद रखिएगा, ये हमेशा हमें काम आएगा आगे के डेरिवेशन में, Vm माइनस Vn। एक चौथा टर्म, संधारित्र का क्षेत्रफल। संधारित्र का क्षेत्रफल किसको कहते हैं, देखिए ये जो एरिया, ये जो एरिया आच्छादक सतह का क्षेत्रफल, ये जो एरिया है इसी एरिया को हम कहते हैं संधारित्र का क्षेत्रफल। इसको A से सूचित करेंगे, यानी संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के बीच का जो आच्छादक सतह का क्षेत्रफल होगा
उसी को हम संधारित्र का क्षेत्रफल कहेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही हम लोग करेंगे। याद रखिएगा, संग्राहक पट्टिका, संघनक पट्टिका, धन आवेशित प्लेट, संग्राहक पट्टिका, ऋण आवेशित प्लेट, संघनक पट्टिका, संधारित्र पर आवेश, जो संग्राहक पट्टिका पर आवेश होगा वो संधारित्र पर आवेश होगा। संधारित्र का नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। संधारित्र का विभव क्या होगा, समांतर पट्टिका, संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के बीच के विभवांतर को संधारित्र का हम विभव कहेंगे। और संधारित्र का क्षेत्रफल क्या होगा, जो आच्छादक सतह का क्षेत्रफल होगा दोनों पट्टिकाओं के बीच का, वही क्या कहलाएगा, संधारित्र का क्षेत्रफल कहलाएगा। अगले क्लास से हम लोग संधारित्र के प्रकार पढ़ेंगे, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, और फिर उसकी हम धारिता निकालेंगे कि दूरी पर, एरिया पर किस तरह से निर्भर करता है। आज के क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको बेहतर तरीका से समझ आया होगा। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, दैट्स ऑल।